मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम वॉरलॉक ऑफ द मेगस वर्ल्ड है। अध्याय 231 से 240। नापाक गंदगी पक्षी। मुख्यालय में शिकार दल के प्रशासनिक क्षेत्र में। तारांकन धमाका। तारांकन एक विशाल वैनम वाइवन आकाश से उतरा और उसके पैर जमीन पर पड़ते ही दो बड़े गड्ढे बन गए। एक काली छाया टिमटिमाई और एक लबादा पहने मैगस वाइवन की पीठ से कूद पड़ा। मेरे नाथ, एक बूढ़े जादूगर ने वैनम वाइवन को देखा। जब वह उनके पास पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठीं। बूढ़ा आदमी, हमें अंतिम क्षण में आपके भागने के बारे में कुछ कहना होगा। लेलिन उससे निपटने में असमर्थ था और हॉल में प्रवेश कर गया। उप टीम लीडर लॉर्ड सीजे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शिकार दल के दो मैगी लेलिन के सामने आए और थोड़ा झुके। उनका व्यवहार त्रुटिहीन था। यद्यपि लेलिन के पास सीजे के सामने कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, फिर भी उनके जैसे साधारण सदस्य तुच्छ थे। जिन लोगों ने पिछली बार उन्हें नाराज किया था वे अभी भी अलग थलग थे। इसलिए ये सदस्य लेलिन के प्रति अत्यंत सम्मान रखते थे, या कम से कम सतही तौर पर तो रखते थे। बहुत बढ़िया समय था, मैं तो बस उसे ढूंढने ही वाला था। लेलिन ने हल्का सा सिर हिलाया। काचा। तारांकन दरवाजा खुला और कार्यालय डेस्क के पीछे सीजे की आकृति दिखाई दी। जो दो जादूगर उसे यहां तक लेकर आए थे वे तुरंत चले गए। मैगस लेलिन, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। पिछले मिशन के संबंध में। सीजे के बोलने से पहले ही एक बड़ा धातु का टुकड़ा मेज पर फेंक दिया गया। ये हो चुका है। इस विशाल चांदी जैसी सफेद धातु पर कुछ गड्ढे थे जो एक पुराने झुर्रीदार चेहरे का आकार दे रहे थे। धात्विक जीवन रूप। सीजे को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन कुछ सोचते ही उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। मुझे इसका निरीक्षण करना है। बोलने के बाद सीजे ने धातु की मूर्ति ली और कार्यालय से बाहर निकल गया। लेलिन को अंदर अकेला छोड़ दिया। हालांकि सीजे ने पहले भी यह मिशन जारी किया था, लेकिन वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि लेलिन वास्तव में इसे पूरा कर लेगा। आखिरकार मार्ग भी उसके समान ही स्तर का एक जादूगर था। हालांकि लेलिन ने उसे कुछ ऐसा दिया था जो मार्ग के सिर जैसा दिखता था। ये बात उसे आश्चर्यचकित क्यों न कर देती। उस क्षण सीजे को यह भी संदेह हुआ कि लेलिन ने सजा से बचने के लिए उसके लिए एक यादृच्छिक सिर लाया था। तारांकन चरमराहट। तारांकन 10 मिनट बाद दरवाजा एक बार फिर खुला। सीजे लेलिन के सामने आया, लेकिन उसका हाव भाव उदास था। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव भी थे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में ऐसा कर पाओगे। सीजे अपनी आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा को छिपा नहीं सका। यदि संभव हो तो क्या आप अपने मिशन की प्रक्रिया मेरे साथ साझा कर सकते हैं? आप जानते हैं, शिकार टीम के नेता के रूप में यह आवश्यक है कि मैं पूरी प्रक्रिया के बारे में जानूं और उसके अनुसार पुरस्कार दूं। सीजे ने उदासीनता से कहा। यह बहुत सरल था। लेलिन ने अपनी बाहें फैला दी। मिशन पर जाने के बाद मैं आपकी तलाश करने जा रहा था, लेकिन संयोग से मैंने उसे बुरी तरह घायल देखा और इस तरह मैंने ये कार्य पूरा किया। मैगस लेलिन। सीजे का चेहरा और भी काला पड़ गया। कृपया सच बोलो। यह क्या हुआ? मैं अपने साथ एक तटस्थ घुमक्कड़ मैगस भी लाया था। यदि तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो तुम उससे पूछ सकती हो। लेलिन उदासीन था। वास्तव में जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह से अंधा न हो तब तक कोई भी देख सकता था। यह एक बहाना था। मगर इससे क्या? मार्ग मर चुका था। यदि लेलिन ने कहा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है तो ये सच ही होगा। जहां तक उस महिला मैगस का सवाल है, वह सिर्फ एक अर्ध रूपांतरित मैगस थी। वह शीर्ष रैंक एक मैगस की चोटों की स्थिति कैसे बता सकती थी? सीजे का चेहरा लाल होने लगा। उसी क्षण उसे अचानक कुछ विचार आया और उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया। कोई बात नहीं, मैगस लेलिन, आपने दूसरे गुट के शीर्ष रैंक एक मैगस को खत्म कर दिया है। इस प्रकार आपने फोर सीजन्स गार्डन के प्रति अपनी वफादारी दिखाई है। आपकी बहादुरी के बारे में सभी ज्ञानी जादूगरों को पता चल जाएगा और हो सकता है कि आपको इतिहास में भी दर्ज कर लिया जाए। सीजे ने झूठी मुस्कान के साथ उसे बधाई दी। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं उन महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में अधिक जानना चाहता हूं जो मुझे मिलेंगे। लेलिन ने उदासीनता से सिर हिलाया और फिर बोला। उनके लिए प्रतिष्ठा उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। इस शर्त के साथ कि परिस्थिति उसके प्रतिकूल न हो, वह निश्चित रूप से कुछ अच्छे कार्य करने और अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए तैयार था। हालांकि यदि कोई लाभ न होता और उसे इतना प्रयास करने की आवश्यकता होती तो इतिहास में अपना नाम बनाना केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता था। हाँ, सीजे ने अपने दिल की आग को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, स्वाभाविक रूप से पुरस्कार मिलेंगे। जहां तक किसी पदोन्नति का सवाल है उसके लिए इंतजार करना होगा। हालांकि योगदान अंक आपको पहले ही जारी कर दिए गए हैं। 1500 अंक। चिंता मत करो, जब ऐसी चीजों की बात आती है तो संगठन बहुत सख्त है, इसलिए मेरे पास आपके अंक काटने का अधिकार नहीं है। इसके तुरंत बाद सीजे ने अपने वस्त्र के अंदर से एक हरे रंग का क्रिस्टल कार्ड निकाला और उसे लेलिन को दे दिया। लेलिन की आंखों में एक अस्पष्ट भाव चमक उठा जब उसने कार्ड लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। काचा। तारांकन। जैसे ही उसने कार्ड लिया, एक हल्का विस्फोट हुआ। लेलिन और सीजे के शरीर एक पल के लिए कांप उठे और वे तुरंत अलग हो गए।
सुधार की यह कितनी भयावह दर है। मैगस लेलिन। सीजे ने जब लेलिन की ओर देखा तो उसके चेहरे पर डर का भाव था। इससे पहले उसे अभी भी विश्वास था कि वह लेलिन को दबा सकता है, लेकिन अब जांच के बाद उसने पाया कि जिस मैगस को उसने घृणा की दृष्टि से देखा था वह पहले ही उसे पकड़ चुका था और एक शक्तिशाली शीर्ष रैंक एक मैगस बन गया था। हो सकता है वह उससे भी अधिक शक्तिशाली हो। सीजर अब लेलिन के साथ इतना सहज नहीं रह सकता था। लेलिन की रैंकिंग उसके दिल में पहले से ही उन प्रतिद्वंद्वियों के समान स्तर तक पहुंच गई थी जो उसके बराबर ताकत वाले थे। सीजे के विस्मय के जवाब में लेलिन ने केवल हल्की सी मुस्कान दी। उसने अपने वॉरलॉक रक्त की शक्ति का एक हिस्सा भी छुपा रखा था। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सीजे पूरी तरह से स्तब्ध हो जाएगा। उन्होंने अपना योगदान बिंदु कार्ड लिया और उसके ऊपर हरे क्रिस्टल कार्ड को स्वाइप किया। तारांकन बीप। तारांकन एक रोशनी टिमटिमाई और लेलिन के अपने कार्ड पर 0 बदलकर 1500 हो गया। ठीक है मैगस लेलिन, आप वापस लौट सकते हैं और बड़ों से समाचार की प्रतीक्षा करते हुए आराम कर सकते हैं। सीजे धीरे से बोला। लेलिन के परिवर्तन से उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। फिलहाल उन्हें जवाबी योजना बनाने के लिए कुछ समय की जरूरत थी। धन्यवाद। लेलिन खड़ा हुआ और उसने एक छोटा सा झुकाव किया। प्रत्येक क्रिया में एक अकथनीय प्रकार की शान प्रकट हो रही थी। अल्पविराम। वास्तव में क्या उसकी ताकत आपसे ज्यादा है? मुख्यतः पौधों से बने एक कमरे में रेनॉल्ड ने मेज पर सफेद चीनी मिट्टी का कप रखा, एक हाथ से अपने माथे को सहारा दिया और एक उंगली से अपने बालों को सहलाया। दूसरा हाथ अनजाने में मेज पर प्रहार कर रहा था, जिससे धीमी धप धप जैसी आवाजें उत्पन्न हो रही थीं। वर्तमान रेनॉल्ड एक बूढ़े व्यक्ति की तरह लग रहा था, जिसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जो लोग उससे परिचित थे वे बता सकते थे कि वह किसी बात पर गहराई से विचार कर रहा था। सीजे एक तरफ खड़ा होकर फोर सीजन्स गार्डन के इस बुजुर्ग के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। अगर ऐसा है तो हम उसे मुख्यालय में गश्त प्रमुख का पद देंगे। रेनॉल्ड ने इस पर काफी देर तक सोचा, जब तक कि उसके चीनी मिट्टी के कप से भाप गायब नहीं हो गई। फिर वह बोला, ठीक है। जवाब में सीजे ने केवल सिर हिलाया। इसके अलावा मुझे पता चला कि हमने उस आदमी पर शायद बहुत कम ध्यान दिया था। अगर समय मिले तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। रेनॉल्ड ने प्रसन्नतापूर्वक अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीजे की ओर देखा। क्या आप नहीं जानते कि एक बूढ़े व्यक्ति को परेशान करना कितना असभ्य है जो दोपहर की झपकी लेने की योजना बना रहा है? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अब मैं विदा लेता हूँ। सीजे ने जल्दी से सिर झुकाया और चला गया। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। लेलिन फॉलियर। उसके पीछे रेनॉल्ड ने यह नाम बोला। उन्होंने स्वाभाविक रूप से लेलिन की प्रतिभा को ध्यान में रखा था। यदि वह फोर सीजन्स गार्डन में शामिल होने के बारे में वास्तव में ईमानदार होता और खंडहरों से प्राप्त वस्तु का मूल्य बहुत अधिक नहीं होता, तो रेनॉल्ड इतना गंदा काम करने और अपनी विरासत का लालच करने तक नहीं जाता। हालांकि लेलिन ने इतनी जल्दी अपनी ताकत में सुधार कैसे किया, ये देखकर लगता है कि उसने जो हासिल किया था वह निश्चित रूप से उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। यह उपयोगकर्ता के लिए अत्यंत लाभदायक था और रेनॉल्ड के लिए ये जोखिम उठाना उचित था। इसके अलावा उसने जो जानकारी एकत्र की थी उसके अनुसार जब से लेलिन ने फोर सीजन्स गार्डन में प्रवेश किया था तब से उसका डार्क मैगी के साथ संबंध था। वह नाइटलेस सिटी में हुई कुछ बड़ी घटनाओं में भी शामिल था। ये तो असहनीय था। कोई भी संगठन विश्वासघाती सदस्यों के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि यह सिर्फ एक परिकल्पना थी, लेकिन रेनॉल्ड के लिए ये कदम उठाने के लिए पर्याप्त कारण था। वह एक ऐसा अस्तित्व था जो रैंक 2 मैगी के स्तर पर कदम रख चुका था। प्रत्येक रैंक के मैगी के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। भले ही लेलिन को कुछ अद्भुत विरासत मिली हो, लेकिन जब तक उसे रैंक 2 मैगस में पदोन्नत नहीं किया गया था वह एक सच्चे रैंक 2 मैगस के सामने शक्तिहीन था। केवल ये तथ्य कि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ कर सकता था अधिकांश रैंक 1 मैगी को दबाने के लिए पर्याप्त था। अल्पविराम। इस समय लेलिन इन सब बातों से बेखबर था। वह इस समय प्रयोगशाला में थे और उनके हाथ में एक टेस्ट ट्यूब थी जिसमें एक ग्रे तरल पदार्थ भरा हुआ था। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह लगातार सामग्री को स्कैन कर रहा था। वह समाधान जिसमें एक दुष्ट गंदी चिड़िया के पंख शामिल हैं। अफवाहें हैं कि प्राचीन नापाक फिल्बर्ड और ट्रायल्स आई शत्रु थे। इसके पंख भी अपने साथ उस अराजकता को लेकर आए थे जिसके लिए इसका मूल शरीर जाना जाता था। यह एक ऐसी वस्तु है जिसे ठग बहुत पसंद करते हैं। एआई चिप का निष्कर्ष लेलिन की आंखों के सामने प्रस्तुत किया गया। सूचना और सिमुलेशन के आधार पर यह समाधान फोर सीजन्स गार्डन के साथ मेरी ली गई शपथ को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? मेरी समस्या सिर्फ शपथ से नहीं है, लेलिन ने खुद से कहा और एक बार फिर अपने आंकड़ों को देखा। लेलिन फॉलियर। रैंक 1 वॉरलॉक, रक्तरेखा, विशाल कैमोइन सर्प। शक्ति 20.1, चपलता 13.4, जीवन शक्ति 25.9, आध्यात्मिक बल 76.1, जादुई शक्ति 76, जादुई शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के साथ समन्वय में है। तत्व सार रूपांतरण 90%। स्थिति हृदय में परिवर्तन प्रगति 69%। हृदय वह स्थान है जहां विशाल कैमोइन सर्प का रक्त उत्पन्न होता था। हृदय में परिवर्तन के माध्यम से प्राचीन जादूगरों ने रक्त उत्पन्न करने के लिए समान जीवन शक्ति और क्षमताएं प्राप्त की।
मुख्यालय गश्ती निरीक्षक। बहुत बड़ी वृद्धि। ये देखकर कि उसके ताज़ा आंकड़ों में उसकी ताकत और आत्मा की प्रगति और उसके मौलिक सार रूपांतरण में बहुत बड़ा बदलाव आया था, लेलिन के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। एक आधिकारिक मैगस के लिए कोई भी प्रगति करना अत्यधिक कठिन था, यहाँ तक कि लेलिन जैसे मैगस के लिए, जिनके पास उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक थी, उन्हें बहुत समय जमा करने की आवश्यकता होगी। लेकिन अब अपने वंश के दूसरे परिवर्तन के बाद उसका औसत डेटा शीर्ष रैंक एक मैगस के स्तर तक बढ़ गया था। और जब उसके हृदय का पुनर्निर्माण हो गया तो ये लगातार उसके शरीर की क्षमता को उच्चतर विकास की ओर प्रेरित कर रहा था। केवल पिछले कुछ दिनों में ही उसकी सुधार दर में 8% की वृद्धि हुई थी और इससे उसके अन्य डेटा में भी वृद्धि हुई थी। ये बिल्कुल भयानक था। अगर यह ऐसा है तो शायद मैं उद्धरण चिन्ह। लेलिन ने जल्दी से अपने मन में गणना की और उसके बाद उसकी आंखों से प्रकाश की एक खतरनाक किरण निकली। ये किरण बहुत शुद्ध और अथाह थी। लेलिन की आंखें, जो इस किरण से भरी हुई थी, ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कि यह किसी व्यक्ति की आत्मा को भी अवशोषित कर सकती हैं। लेकिन एक पल बाद ही लेलिन ने इस किरण को अंदर गहराई में छिपा दिया था। नापाक गंदगी पक्षी के पंखों का विलायक। लेलिन ने एक बार फिर अपना ध्यान ग्रे घोल पर केंद्रित किया और एआई चिप से प्रकाश की एक नीली किरण कभी कभी चमकती थी जब वह टेस्ट ट्यूब को स्कैन करता था और लेलिन की आंखों के सामने बड़ी मात्रा में डेटा प्रक्षेपित हो रहा था। शून्य मतिभ्रम फूल। लेलिन ने आश्चर्य से कहा जब उसने प्रयोग की मेज पर 3 क्रिस्टल देखे। इन छोटे क्रिस्टलों के भीतर गहरे सफेद फूल थे जो इतने पारदर्शी थे कि वे लगभग भ्रामक लग रहे थे। ये फूल कई प्राचीन औषधियों का मुख्य घटक था। ये पहले ही दक्षिणी तट पर विलुप्त हो चुके थे। यह अज्ञात है कि फोर सीजन्स गार्डन ने किस गुप्त विमान से इस फूल की खोज की थी। इसका मूल्य 50 अंशदान अंक था। क्रिस्टल सील पूर्ववत करें। जैसे ही उसने कई जटिल शब्द बोले, लेलिन ने अपनी दाहिनी तर्जनी अंगुली से एक क्रिस्टल की ओर इशारा किया। तारांकन ग्लग। तारांकन। उन क्रिस्टलों की सतह से तालाब में उठने वाली लहरों जैसी आवाज सुनी जा सकती थी। तरंग लगातार विकृत होती रही क्योंकि यह क्रिस्टल के अंदर तक फैलती रही। तभी एक तारांकन क्लिंक फिज। तारांकन लहरों के लुढ़कने और वाष्पशील भाप के वाष्पित होने जैसी आवाजें। ठोस क्रिस्टल लगातार हवा में वाष्पीकृत हो रहा था। अंततः जो कुछ बचा वह एक नाजुक, छोटा, सफेद फूल था जो धीरे धीरे प्रयोग डेस्क की सतह पर गिरा। यह विशिष्ट सील हटाने की तकनीक लेलिन को योगदान हॉल से प्राप्त हुई थी। यदि उसने बलपूर्वक सील हटाने के लिए अन्य जादुई मंत्रों का प्रयोग किया होता तो यद्यपि वह सील को प्रभावी ढंग से हटाने में सक्षम होता, लेकिन परिणाम यह होता कि क्रिस्टल के भीतर सीलबंद सामग्री भी नष्ट हो जाती। लेलिन ने इस प्राचीन और बहुमूल्य सामग्री की गहन जांच की। शून्य मतिभ्रम पुष्प एक बहुत ही नाजुक अस्तित्व था। ये बटेर के अंडे के आकार का था। इसके अलावा फूल की पारदर्शी सतह पर पत्ती जैसी कुछ शिराएं दिखाई दी। ये शून्य भ्रम पुष्प जैसे ही हवा के संपर्क में आया, नीचे गिर गया और पिघलने लगा। ये सचमुच एक नाजुक बात है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह अब पूरे दक्षिणी तट पर विलुप्त हो चुका है। लेलिन ने यह कहा और एक सफेद चिमटी का इस्तेमाल किया जिसे उसने ऐसी स्थिति के लिए तैयार किया था और जल्दी से फूलों को एक नीले बोनियोल बीकर के अंदर डाल दिया। शून्य विभ्रम पुष्प के गुण बहुत ही गुप्त हैं। इसे मिश्रित करके 43 विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार ये कई प्राचीन औषधियों का एक लोकप्रिय प्रमुख घटक था। लेलिन ने बुदबुदाया और बीकर के अंदर लगातार घुलते सफेद फूल को देखकर उसके मुंह के कोनों में मुस्कुराहट आ गई। मुख्यालय पर गश्ती दल। स्थिति क्या है? लेलिन आश्चर्य से सीजर को देखता रह गया। प्रयोगशाला में एक व्यस्त शाम बिताने के बाद वह आराम करने के लिए बाहर निकले ही थे, तभी उनकी नज़र मैगस सीजर पर पड़ी। सीजर के चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी भौहों के बीच में खड़ी तीसरी आंख, जो एक रहस्यमय चमक उत्सर्जित कर रही थी, अब कोमल प्रतीत हो रही थी। ये पद चेयरमैन रेनॉल्ड द्वारा आपके लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया था। सीजर हंसा और स्पष्टीकरण दिया। आप जानते हैं, युद्ध के दौरान फोर सीजन्स गार्डन का नियम है कि बुजुर्गों के पास नए पद स्थापित करने का अधिकार है और मुख्यालय के गश्ती प्रमुख को लॉर्ड रेनॉल्ड ने विशेष रूप से आपके लिए समर्थन दिया है। लेलिन। सिद्धांत रूप में अनंत नदी के मैदानों के गुप्त विमान में मुख्यालय की परवाह किए बिना हर शाखा और शिकार क्षेत्र के जादूगर सभी आपकी निगरानी में होंगे। क्या ऐसा है? लेलिन ने अपना संदेह व्यक्त करते हुए पूछा। यह स्पष्ट रूप से एक परेशानी भरा कार्य था। इसमें कोई स्पष्ट प्राधिकार नहीं था तथा केवल पर्यवेक्षी शक्ति थी। ऐसा लगता है कि इस पद पर रहते हुए वह सब कुछ संभाल सकते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर सकते और साथ ही अधिक लोगों को नाराज भी कर सकते हैं। आखिरकार हर शाखा और हर शिकार क्षेत्र के सभी प्रमुख मैगी अपने आप में शक्तिशाली थे। वे एक केंद्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए आदेशों को कैसे सुनेंगे? ये स्पष्ट था कि रेनॉल्ड ने उसके सामने एक कष्टप्रद कार्य प्रस्तुत किया था। मेरे आने से पहले लॉर्ड रेनॉल्ड ने भी एक निजी अनुरोध किया था। लेलिन को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद सीजर ने एक और मामला उठाया। निजी अनुरोध? ये किस बारे में है? लेलिन सतर्क दिख रहा था। रैंक 2 मैगस ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका मुकाबला उसका वर्तमान व्यक्तित्व कर सके। हालांकि वर्तमान में भले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में असमर्थ है, फिर भी उसके पास बच निकलने का साधन था और इसलिए वह विशेष रूप से भयभीत नहीं था। लॉर्ड रेनॉल्ड आपसे बात करने के लिए कुछ समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक ये निजी होगा और यह कोई आदेश नहीं है।
ये देखकर कि हालांकि लेलिन घबरा रहा था लेकिन फिर भी शांत दिखने में कामयाब रहा, सीजे की आंखों में आश्चर्य की एक चमक दिखाई दी जिसे उसने तुरंत दबा दिया। वह ये बात लॉर्ड रेनॉल्ड तक पहुंचाना चाहते थे। एक लंबी बातचीत। लेलिन का दिल धड़क उठा। ऐसा प्रतीत होता है कि हाल ही में उनकी कई हाई प्रोफाइल गतिविधियां अंततः इस रैंक 2 मैगस के ध्यान में आ गईं। हालांकि ये भी उसकी योजना का एक हिस्सा था, इसलिए लेलिन ने सिर हिलाया और कहा, निश्चित रूप से मैं लॉर्ड रेनॉल्ड से मिल सकता हूं। ऐसा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह अच्छा है, मैं तुरंत जाकर कुछ व्यवस्था करूंगा। लॉर्ड रेनॉल्ड इटर्नल रिवर प्लेन्स के गुप्त मैदान के अंदर स्थित 4 सीजन्स गार्डन के समग्र कमांडर थे। वह हर दिन कई मामलों को निपटाते थे और यदि लेलिन ने ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया होता तो उन्हें उनसे मिलने का अवसर नहीं मिलता। और इस बार ये बैठक निजी प्रकृति की थी, इसके लिए कई प्रोटोकॉल थे। लेकिन लेलिन को इन सब पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। सीजे समय का प्रबंध कर सकता था और जब सीजे उसे बुलाता तो वह लॉर्ड रेनॉल्ड से मिलने जा सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेलिन ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। इसका जिक्र मत करो, ये कुछ भी नहीं है क्या। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सीजे बहुत जल्दी वहां से चला गया। सीजे को क्षितिज में गायब होते और अंततः अपनी दृष्टि से ओझल होते देख लेलिन अधिक से अधिक गंभीर दिखाई देने लगा। अंततः उसकी अभिव्यक्ति अशुभ बादलों के समान अंधकार में हो गई। ये रेनॉल्ड, जो द्वितीय श्रेणी का मैगस था, अब उसे एक पर्वत जैसा प्रतीत हो रहा था, जो उसकी दृष्टि में जहां तक संभव था फैला हुआ था। सब कुछ जल्द ही शुरू हो जाएगा, लेलिन फुसफुसाया। योग्यता अंक विनिमय केंद्र के अंदर। नमस्ते सर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपको कोई लेन देन करना है? पारदर्शी कांच की खिड़की के पीछे से एक कर्मचारी ने लेलिन से पूछा। कांच के माध्यम से लेलिन चारों ओर अलमारियों को देख सकता था, जो सभी प्रकार की कीमती वस्तुओं और उच्च श्रेणी की जानकारी से भरी हुई थीं। यहाँ तक कि कई जादुई कलाकृतियां और एक बार इस्तेमाल होने वाले स्क्रॉल भी थे, और साथ ही मैगी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कुछ गुप्त तकनीकें भी थीं। ये गुप्त तकनीकें जादू टोने के कौशल और अनुप्रयोग थे। ये तकनीकें प्रायः केवल आधिकारिक जादूगरों द्वारा ही सीखी जा सकती थीं। इन्हें सफलतापूर्वक सीखने के बाद इनका उपयोग अस्थायी रूप से जादुई शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, या किसी जादू की शक्ति को अधिकतम और इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। लेलिन ने इन्हें उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों के बाद सबसे अच्छी चीज के रूप में देखा था। यहाँ तक कि यदि किसी जादूगर की तात्विक सार रूपांतरण की क्षमता धीमी हो तो भी वह इन गुप्त तकनीकों का उपयोग कर सकता था और अपनी जादुई शक्ति को बढ़ा सकता था। ये तत्व सार रूपांतरण को बढ़ाने से भिन्न नहीं था। दुर्भाग्यवश ये केवल एक बाहरी वस्तु थी। शरीर की अपनी ताकत सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन भले ही तात्विक सार रूपांतरण और गुप्त तकनीकें जादुई शक्ति को बढ़ा सकती हैं, ये भी जादुई मंत्र की मूल शक्ति पर निर्भर करता है। नींव मजबूत थी और विकास दर ऊंची थी। ये शीर्ष रैंक एक मैगस के लिए सबसे उपयोगी था। यदि आधार पर्याप्त अच्छा नहीं था तो चाहे विकास दर कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वे कम तात्विक सार रूपांतरण लेकिन ठोस आधार वाले किसी अन्य मैगस को नहीं हरा पाएंगे। कुल मिलाकर प्रवर्धन बढ़ाने वाले मंत्रों में सबसे विशिष्ट जादू मंत्र मूल शक्ति को केवल 40% तक ही बढ़ा सकते हैं, और तत्वसार रूपांतरण की सबसे अधिक प्रवर्धित शक्ति लगभग 90% से अधिक नहीं थी। चाहे वह किसी भी प्रकार का प्रवर्धन मंत्र हो, अब तक लेलिन ने ऐसा कोई नहीं देखा था जो 100% या उससे अधिक शक्ति प्रदान करने में सक्षम हो। ऐसा लग रहा था मानो एक अदृश्य दीवार अधिकांश मैगी के कदमों को रोक रही थी। मैं मुख्यालय से नया पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर हूं। मेरा मानना है कि यहाँ लेन देन में समस्या है। लेलिन ने हाल ही में प्राप्त नियुक्ति पत्र निकाला और कर्मचारी को दिखा दिया। पत्र पर दिखाई देने वाली जादुई चमक रैंक 2 मैगस की विशेषता थी तथा इससे कर्मचारी को तेज दर्द हुआ। मेरे नाथ, कर्मचारी अचंभित रह गया। आखिरकार यह स्थिति सचमुच विचित्र थी। ये किसी भी गतिविधि का निरीक्षण कर सकता था लेकिन वास्तव में किसी भी चीज को निष्पादित करने का प्राधिकार उतना शक्तिशाली नहीं था। लेलिन को रोकते समय कर्मचारी ने डेस्क के नीचे स्थित लाल बटन दबा दिया। लेलिन ने इस छोटी सी हरकत को नोटिस किया लेकिन वह मुस्कुराया और इस बारे में कुछ नहीं किया। मेरे नाथ, यहाँ हमारे लेन देन पूरी तरह से न्यायसंगत और कानून के अनुरूप हैं और यह निश्चित रूप से नहीं है। जब कर्मचारी अभी भी लेलिन को समझा रहा था, एक पारभासी छाया लेलिन के सामने आ गई। मैं पियरे हूँ। मैं योग्यता अंकों के लेन देन का प्रभारी हूँ। क्या आपको कोई समस्या है, नए गश्ती निरीक्षक लॉर्ड लेलिन? छाया का चेहरा बाहर से देखने पर लगभग 50-60 वर्ष का पुरुष लग रहा था। उन्होंने एक आंख पर एपिस पहना हुआ था और उनके बाल सावधानी से कंघी करके अच्छी तरह से संवारे हुए थे और उन्होंने गहरे लाल रंग का औपचारिक लबादा पहना हुआ था जिस पर एक छोटी सी भी सिलवट नहीं थी। इस छवि ने लेलिन को अपनी पिछली दुनिया के भूमि सर्वेक्षकों और रत्न मूल्यांकनकर्ताओं की याद दिला दी। और ये तथ्य कि वह लेलिन की पहचान इतनी जल्दी जान गया, इस प्रभारी पियरे की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता और उसके व्यापक नेटवर्क को दर्शाता है। मुझे यहाँ के आदान प्रदान और अनुमतियों पर संदेह है। मुझे जांच करनी है। लेलिन ने यह बात तथ्यात्मक रूप से कही। वह अच्छी तरह से समझता था कि उसके पास जो अधिकार है उस पर समाप्ति तिथि अंकित है। ये और भी अधिक महत्वपूर्ण था, विशेषकर तब जब ये पूर्व निर्धारित विद्रोह था। वंचना।
रेनॉल्ड ने उसे मुख्यालय के गश्ती निरीक्षक के रूप में जो अनावश्यक भूमिका सौंपी थी, उससे लेलिन को पता चल गया था कि रेनॉल्ड ने उसके खिलाफ साजिश रची थी। भले ही इसका उसके डार्क मैगी होने के संदेह से कोई लेना देना न हो, लेकिन तथ्य यह है कि उसने अपनी ताकत इतनी तेजी से बढ़ा ली थी कि रेनॉल्ड उससे सावधान हो गया था। इस स्थिति में चाहे उसने स्वयं को कितना भी शांत रखने की कोशिश की हो, वह बेकार था। चूंकि यह ऐसा ही था, तो क्यों न वह अपनी थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग करके कुछ लाभ प्राप्त कर ले। आखिरकार रेनॉल्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर उनकी भूमिका छीने जाने से पहले मुख्यालय में गश्ती निरीक्षक के रूप में उनकी भूमिका अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को डराने में सक्षम थी। उदाहरण के लिए मेरिट पॉइंट एक्सचेंज सेंटर पर उसके सामने खड़ा यह आदमी। क्या आप मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सुनते ही पियरे नामक प्रेत का चेहरा काला पड़ गया, उसकी आंखों से लाल किरणें निकल रही थीं। नहीं, इसे कलंकित न करें। ये तो सामान्य प्रक्रियागत जांच है। लेलिन धीरे से मुस्कुराया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसके और पियरे के बीच ऊर्जा कणों का एक छल्ला फट गया। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन। यद्यपि उन दोनों ने अपनी लड़ाई से उत्पन्न ऊर्जा की अतिरिक्त तरंगों को दबाने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी उन्होंने कई मैगी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। पियरे ने अपना संतुलन पुनः स्थापित करने से पहले कई कदम पीछे हटे, जिससे उनके चेहरे पर एक आश्चर्यपूर्ण भाव प्रकट हुआ। एक शीर्ष रैंक एक मैगस। ऐसा लगता है कि मेटल यूनिटिक मार्ब सचमुच आपके हाथों मर गया। ये जानकारी उसके सामने ही सही साबित हो गई थी और वह सदमे में रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। बस उस छोटी सी लड़ाई से लेलिन ने ऐसी ताकत प्रकट की थी जो शीर्ष रैंक एक मैगस को टक्कर दे सकती थी। एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर पियरे को लगभग यकीन हो गया था कि लिलीटेल परिवार के मेटल यूनिटिक मार्ब की मृत्यु निश्चित रूप से लेलिन के हाथों हुई थी। अच्छा है, यहाँ तक कि पियरे स्वयं भी प्रथम श्रेणी के मैगस थे। शीर्ष रैंक एक मैगस मार्ब लेलिन के हाथों मारा गया था। ऐसी स्थिति में जहां रैंक 2 मैगस ने कोई कदम नहीं उठाया, शीर्ष रैंक एक मैगस पहले से ही दक्षिणी तट पर सबसे शक्तिशाली था। ऐसा दुर्लभ ही हुआ कि उन्हें हटा दिया गया। इसके अलावा ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्ब की मृत्यु को कुछ ही समय हुआ था, इसलिए ये खबर अभी तक दूर तक नहीं पहुंची थी। अन्यथा इससे दक्षिणी तट पर भारी हंगामा मच जाएगा। पियरे, जो इस खबर से वाकिफ था, लेलिन से और भी अधिक भयभीत हो गया। आप क्या चाहते हैं? पियरे अच्छा नहीं लग रहा था। ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था। लेलिन की आवाज इतनी धीमी हो गई कि उसने बस अपना मुंह बंद कर लिया और एक संदेश प्रसारित किया। अपना संदेश सुनते ही पियरे का चेहरा बदल गया। पहले तो वह लाल हो गया जैसे कि उसे बहुत अपमानित किया गया हो, और फिर उसके चेहरे पर चिंतन की मुद्रा आ गई। कुछ क्षण बाद पियरे ने अपना सिर उठाया और पास में खड़े मैगी की ओर देखा। लेलिन और उसके द्वारा की गई अजीब हरकतों के कारण उन्होंने आसपास के कई मैगी और अनुयायियों का ध्यान आकर्षित किया था। इससे वह अंतिम निर्णय पर पहुंचे। ये पूरी तरह असंभव नहीं है। मेरे साथ आइए। पियरे नामक प्रेत गायब हो गया तथा अपने पीछे लाल ऊर्जा कण छोड़ गया जो विभिन्न चिन्हों में बदल गए, जो उसे रास्ता दिखाते थे। ये देखकर लेलिन मुस्कुराया। वह जानता था कि प्रकाशमान मागी के बीच भी ऐसे बहुत कम लोग थे जो भ्रष्ट न हो सकें। मेरिट पॉइंट्स एक्सचेंज सेंटर एक ऐसा व्यापारिक स्थान था जहां से सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता था। ये निश्चित रूप से रिश्वतखोरी से मुक्त जगह नहीं थी, लेकिन अगर लेलिन वास्तव में इस जगह से कुछ चाहता था, तो ये पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर के रूप में उसकी वर्तमान भूमिका का आखिरी दिन होगा। हालांकि उन्होंने दूसरे पक्ष को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया था। उन्होंने केवल अपनी कुछ आवश्यकताएं बताई थीं और परिणामस्वरूप दूसरे व्यक्ति ने रियायत दे दी। फोर सीजन्स गार्डन मैगी की अजीब निगाहों की परवाह न करते हुए लेलिन संकेतों का अनुसरण करते हुए एक्सचेंज सेंटर के पीछे एक घर में पहुंचा। दरवाजे के सामने एक जादूगर जो बिल्कुल प्रेत जैसा दिखता था, पहले से ही प्रतीक्षा में खड़ा था। इस बार जो दिखाई दिया वह कोई प्रेत नहीं बल्कि एक वास्तविक शरीर था। तुम यहाँ हो? पियरे का चेहरा काला पड़ गया था। बेशक, चाहे वह कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति अच्छे मूड में नहीं होगा यदि कोई आकर उनका फायदा उठाने की कोशिश करे। हाँ, लेलिन ने संक्षिप्त रूप से अपना सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं बोला। पियरे ने लेलिन को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा, जैसे कि वह अपनी उपस्थिति को स्मृति में अंकित करने की कोशिश कर रहा हो। मेरे साथ आओ। इसके बाद लेलिन का इंतजार किए बिना वह बस वहां से चला गया। लेलिन ने अपनी नाक रगड़ी और मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला गया। रास्ते में हर जगह विभिन्न सील और रक्षात्मक परतें देखी गईं, लेकिन पियरे के साथ, जो इस क्षेत्र से परिचित थे, ये स्पष्ट रूप से एक सहज यात्रा थी। काचा तारांकन। पियरे ने एक काली तांबे की चाबी निकाली और एक बड़ा दरवाजा खोला जो सतह पर रूनों से भरा हुआ था। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन एक पल में विभिन्न खजानों और क्रिस्टल गेंदों की चमक, साथ ही कई कीमती सामग्रियों की खुशबू ने लेलिन की आंखों को भर दिया। उसके सामने एक प्रभावशाली विशाल भंडारण गोदाम था। उसके सामने विभिन्न बहुमूल्य संसाधन रखे गए थे, इतने अधिक कि ऐसा लग रहा था कि वे अंतहीन हैं। मेरे अधिकार से मैं केवल आपके लिए ये द्वितीय गोदाम खोल सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपको 40% की छूट भी दे सकता हूँ। ये निष्कर्ष पंक्ति है। पियरे दृढ़ निश्चयी था। उसके घायल चेहरे से यह स्पष्ट था कि ये उसकी सीमाएं थीं। इसलिए लेलिन ने आगे दबाव नहीं डाला। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं बनूंगा। लेलिन ने बिना किसी ईमानदारी के बात की और गोदाम में चला गया।
जिस तरह से लेलिन ने इस जगह को अपने घर की तरह व्यवहार किया, उससे पियरे को झुंझलाहट में अपने दांत पीसने पड़े, लेकिन उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। सच कहूं तो यहाँ कुछ ऐसा था जिसके बारे में अगर कभी पता चल जाता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता, उनसे उनका पद छीन लिया जाएगा और उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ेगी। इसकी तुलना में लेलिन को स्थिति का लाभ उठाने देना ज्यादा कुछ नहीं था। लेलिन हजारों योग्यता अंकों के मूल्य की औषधियों और सामग्रियों के ढेर के पास से गुजरा, वह काफी शांत दिख रहा था। उसके लिए ऐसी बहुत कम चीजें थीं जिनकी वह इच्छा रखता था। इसके अतिरिक्त उसे अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने के तरीकों की भी तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए कुछ आक्रामक तकनीकें उनके लिए अधिक मूल्यवान थीं। लेलिन के कदम तब तक नहीं रुके जब तक कि वह एक लकड़ी के फ्रेम के पास नहीं आ गया जिस पर एक बौद्धिक क्रिस्टल बॉल लगी हुई थी। अनुसंधान, प्रयोग, गुप्त तकनीकें। फ्रेम के किनारे पर सभी प्रकार के विस्तृत शिलालेख थे जिनमें सभी प्रकार की बौद्धिक प्रकार की जानकारी और उनमें क्या शामिल था दर्ज था, जिससे लेलिन के लिए खोज करना आसान हो गया। वह उस स्तंभ के सामने आया जिसमें गुप्त तकनीकें थीं। उच्च ऊर्जा ईगल नेत्र, कुत्ते की नाक का रूपांतरण, यकृत प्रत्यारोपण, अग्नि तत्व नकारात्मक ऊर्जा परत मंत्र। उसके सामने सभी प्रकार की गुप्त तकनीकें प्रदर्शित की गईं, जिनमें से कुछ के बारे में लेलिन ने भी नहीं सुना था। वहां मौजूद भारी मात्रा को देखकर उसे लगभग चक्कर आने लगा था। माफ करें, क्या आप रक्षा संरचना को निष्क्रिय कर सकते हैं? मैं इसकी विषय वस्तु पर एक नज़र डालना चाहता हूं। हालांकि लेलिन माफी मांगता हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी हरकतें कुछ और नहीं बल्कि माफी ही थीं। आप पियरे अवाक था लेकिन फिर भी आगे बढ़ा, अपने लबादे से एक टोकन निकाला और उसे फ्रेम की ओर दिखाया। तारांकन विंग। तारांकन टोकन से एक दूधिया सफेद जादुई प्रकाश उत्सर्जित हुआ और इसके तुरंत बाद फ्रेम के चारों ओर मंत्र रक्षा संरचना निष्क्रिय हो गई। मेरे अधिकार से आप अधिक से अधिक इसकी पहली 1/3 सामग्री ही देख पाएंगे। इससे अधिक कुछ करने पर मंत्र रचना पुनः काम करना शुरू कर देगी और मेरे पास इसके बारे में कुछ भी करने का कोई तरीका नहीं है। पियरे ने समझाते हुए अपने हाथ फैलाए। बस काफी है। लेलिन ने सिर हिलाया और चील की आंखें पाने का तरीका दर्ज करने वाली जानकारी ली और तेजी से आगे बढ़ गया। सतह पर वह क्रिस्टल बॉल को सरसरी तौर पर देख रहा था और वह जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो वह चाहता था, लेकिन वास्तविकता में एआई चिप उसके मस्तिष्क में कड़ी मेहनत कर रही थी, जो उसके द्वारा पढ़ी गई सभी सूचनाओं को रिकॉर्ड कर रही थी। वहां उसे केवल 1/3 जानकारी तक ही पहुंच थी। यह एआई चिप के लिए पहले से ही पर्याप्त था। इसके आधार पर वह बाकी जानकारी निकाल सकता है। वह बस समय की बात थी। आधे घंटे बाद लेलिन ने बौद्धिक क्रिस्टल बॉल में सारी जानकारी देख ली थी। एआई चिप को भी बहुत लाभ हुआ क्योंकि उसने बहुत सारी बहुमूल्य जानकारी रिकॉर्ड कर ली। मुझे ये प्रक्षेप्य तकनीक दे दो, भयंकर भालू रूपांतरण और रक्तरेखा मॉड्यूलन सिद्धांत। बेशक एआई चिप सभी जानकारी को संपूर्णता में निकालने में सक्षम नहीं थी। एआई चिप के साथ आए प्रावधानों के पीछे ऐसे अवयवों की सूची थी जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सका। लेलिन ने इधर उधर देखा और अपनी जरूरतों के आधार पर कुछ और चीजें मांगी। विविध मदों को छोड़कर कुल मिलाकर 1000 योग्यता अंक आते हैं। छूट के साथ ये 600 योग्यता अंक है। इससे वह 400 मेरिट अंक बचाने में सफल रहे। लेलिन का अनुमान था कि अगर टीम लीडर सीज़ भी आ जाए तो उसे अधिकतम 20% की छूट मिलेगी। हालांकि वह इस खजाने में मौजूद किसी भी वस्तु पर 40% की छूट पाने में सफल रहा था। और वह मुझे भी इनमें से एक दे दो। लेलिन ने बहुत जल्दी ही अपने प्राप्त किए हुए 1500 योग्यता अंक खर्च कर दिए। घंटों बाद लेलिन पियरे की निगाहों के सामने से ऐसे चला गया जैसे कि उसके साथ कोई विपत्ति आ पड़ी हो। क्या बढ़िया फसल है। लेलिन ने अपनी भरी हुई बोरी को रगड़ा और संतोष की सांस ली। काश मैं दिन में एक बार यहाँ आ पाता। लेलिन को पता था कि यह सिर्फ भ्रमपूर्ण विचार था। यदि उन्होंने एक बार फिर ऐसा किया तो इसका उल्टा असर उन पर पड़ेगा और परिणामस्वरूप उन वस्तुओं में निहित स्वार्थ रखने वालों की ओर से भारी जवाबी हमला होगा। वह बहुत घमंडी था और ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि उसका फोर सीजन्स गार्डन में रुकने का कोई इरादा नहीं था। यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक हल्के मैगी संगठन में इससे जनता में रोष पैदा होगा। उसे मारने के बहुत सारे तरीके थे। मेरिट पॉइंट एक्सचेंज सेंटर से सभी लाभों को प्राप्त करने के बाद अभी भी कहीं और है। विशाल अनंत नदी के मैदानों के गुप्त विमान और लगातार प्रवेश करने वाली मैगी की स्थिर धारा को देखते हुए उसके होंठ फड़कने लगे और वह एक उज्ज्वल मुस्कान देने लगा। कुछ दिनों बाद लेलिन की कहानियां हर जगह फैल गईं। मेटल टर्मिनेटर, लालची ड्रैगन, ये उनके नवीनतम उपनाम थे। मेटल टर्मिनेटर ने मेटल ल्यूनेटिक मार्ग को मारने की अपनी युद्ध उपलब्धि का उल्लेख किया। इस लड़ाई में लेलिन ने खुलेआम शीर्ष रैंक एक मैगस को मार डाला था, इस प्रकार एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उसकी प्रतिष्ठा की नींव रखी थी। जहां तक लालची ड्रैगन का प्रश्न है, यह उन लूट की गतिविधियों की श्रृंखला को संदर्भित करता है जो उसने बिना रोक टोक के की थी। चाहे वह योग्यता अंक विनिमय केंद्र हो, रक्षा दल हो, गैरिसन हो और यहां तक कि कुछ मैगी डिवीजन और क्षेत्र हों, ये सभी ऐसे स्थान थे जहां उसने बेशर्मी से लूटपाट और जबरन वसूली की थी। सच कहें तो मैगी की लालच सचमुच उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उन्होंने जिन भी क्षेत्रों की जांच की वहां कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं था।
चाहे हिसाब किताब कितना भी अच्छा क्यों न किया गया हो, एआई चिप की भयानक क्षमताओं के बावजूद उसकी नज़र से कुछ भी नहीं बच सका। विलायक का उपयोग। इन परिस्थितियों में प्रत्येक डिवीजन कुछ नहीं कर सकता था, सिवाय इसके कि वे अरुचि से अपनी नाक सिकोड़ते हुए लेलिन की इच्छानुसार कार्य करते। हालांकि उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी थी और उन्हें सभी विभागों में सबसे कम स्वागत योग्य की प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। सच कहूं तो जब लेलिन को पहली बार इसकी खबर मिली थी तो वह थोड़ा हैरान हुआ था, लेकिन उसे यह बहुत मनोरंजक लगा। मैगस की दुनिया में ताकत का सम्मान किया जाता था। प्रतिष्ठा पूरी तरह से बेकार नहीं थी, लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों पर लागू होती थी जो समान स्तर के ताकतवर थे। जब तक वह अपनी ताकत में सुधार करता रहा, उसके बाद वह रैंक 2 मैगस बन गया। ये लोग कुत्तों की तरह उससे चिपके रहेंगे, अपनी पूंछ हिलाते हुए और विलाप करते हुए कि उन्होंने लेलिन को उनका अधिक फायदा उठाने नहीं दिया। मैगस लेलिन, लालची ड्रैगन। लॉर्ड रेनॉल्ड कल शाम 7 बजे आपसे मिलना चाहेंगे। कृपया तैयार रहें। सीजन ने लेलिन के सामने भावशून्यतापूर्वक घोषणा की और चला गया। यह अपेक्षा से थोड़ा पहले है। क्या मैंने अंततः स्वर्ग को नाराज कर दिया है? लेलिन बिना किसी डर के हंसा। उन्होंने गश्ती निरीक्षक के रूप में अपने पद को गंभीरता से नहीं लिया और इसके अलावा वे तरह तरह की हरकतें करते रहे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 4 सीजन्स गार्डन के सभी लोग उसे अपना दुश्मन मानते थे और उसका विरोध करते थे। अगर उसने कोई तैयारी नहीं की होती तो वह मर जाता। ये निश्चित था। आखिरकार लेलिन स्वयं पूरी तरह से निर्दोष नहीं था और जांच उसके पतन का कारण बनेगी। इसके अलावा महान जादूगर सेरेहोम से प्राप्त विरासत निश्चित रूप से रैंक 2 मैगी का ध्यान आकर्षित करेगी। मैगस वर्ल्ड में सभी प्रकार के मंत्र थे जिनका उपयोग झूठ का पता लगाने और किसी की आत्मा का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता था। यहाँ के मैगी ने इनका प्रयोग नहीं किया। इसका कारण ये था कि वे प्रकाश मैगी थे और सब कुछ क्रम से करते थे। हालांकि ये युद्ध का समय था, सब कुछ सत्ता के बारे में था। इसके अलावा लेलिन के बारे में भी बहुत सारे रहस्य थे। वर्तमान में यदि इनमें से किसी भी मंत्र का प्रयोग उसके विरुद्ध किया गया तो उसे अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं मिलेगा। दरअसल लेलिन को लंबे समय से संदेह था कि 4 सीजन्स गार्डन को डार्क मैगी के साथ उसकी गतिविधियों का पता चल गया है। यद्यपि उन्होंने कोई उचित सबूत नहीं छोड़ा, फिर भी कुछ निशान अवश्य रह गए होंगे। यदि नहीं तो वह, जो एक उच्च स्तरीय औषधि निर्माता था, जो युवा था, प्रतिभाशाली था तथा जहां भी जाता था वहां उसका उच्च सम्मान होता था, उसे इस स्थान पर लड़ने के लिए क्यों नियुक्त किया गया? लेकिन ये पर्याप्त है। लेलिन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह पहले से ही पकड़े जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। आखिरकार मैगी के पास बहुत सारे अज्ञात तरीके थे और उसके पास हर चीज से बचने का कोई तरीका नहीं था। 2 साल तक का समय मिलने और अपने वंश को परिवर्तन की अनुमति देने के साथ साथ बड़ी मात्रा में संसाधनों और ज्ञान को इकट्ठा करने में सक्षम होने से लेलिन काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। ऐसा लगता है कि अब उनसे झगड़ा करने का समय आ गया है। लेलिन उदासीन दिख रहा था। सैद्धांतिक रूप से कहें तो वह वही था जिसने 4 सीजन्स गार्डन को धोखा दिया था, लेकिन यह उसके अपने हित के लिए था, लाभ के लिए, अपने सपनों का पीछा करने के लिए। वह इस रास्ते से वापस लौटने वाला नहीं था। ठीक है, मैं इसका उपयोग करूंगा। लेलिन ने अपनी हथेली को घुमाया जिससे उसकी दाहिनी हथेली में एक अच्छी तरह से संरक्षित टेस्ट ट्यूब दिखाई दी। टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ग्रे विलायक था। यह एक प्रकार का ग्रे रंग था जिसे लोग घृणित मानते थे तथा इसे एक नज़र देखने से ही चक्कर आने लगता था। नापाक गंदगी पक्षी के पंखों का विलायक। इस पर परीक्षण किए जा चुके हैं। 4 सीजन्स गार्डन से अलग होने और संभवतः दुश्मन बनने के लिए ट्रायल साइट द्वारा देखे गए अनुबंध की बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। लेलिन अपने हाथ में पकड़े टेस्ट ट्यूब को ध्यान से देख रहा था। वह असामान्य रूप से उत्साहित दिख रहा था। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक क्षण में कमरा हल्की पीली रोशनी की परत में ढक गया। इसके बाद लेलिन ने सावधानीपूर्वक टेस्ट ट्यूब के मुंह से आवरण हटाया। तारांकन तसस। तारांकन टेस्ट ट्यूब से एक ग्रे गैस बाहर निकली और हवा के संपर्क में आने पर नेफेरियस फिल्बर्ड के पंखों के विलायक ने असंख्य छोटे बुलबुले पैदा किए और हिंसक रूप से वाष्पित होने लगे। उफ! लेलिन ने अपनी नाक कसकर भींच ली। कितनी भयानक बदबू है। उसने अभी हल्की सांस ही ली थी कि वह गंध से बेहोश होने के कगार पर पहुंच गया था। ये तो बहुत बदबूदार था। 20 वर्ष से अधिक की जीवन शक्ति होने के बावजूद भी यह उनके लिए लगभग असहनीय था। नापाक गंदा पक्षी मूलतः दुनिया की सभी गंदी चीजों का एक समूह था और इसके पंखों में इसकी गंदगी के निशान मौजूद थे। वास्तविकता में पंखों से बने विलायक को अपनी शक्ति पंखों से नहीं मिलती थी, बल्कि नापाक गंदगी पक्षी की शक्ति के उसके शरीर के इस हिस्से पर प्रक्षेपण से मिलती थी। प्राचीन नापाक गंदगी पक्षी एक अस्तित्व था जो परीक्षण की आंख का कट्टर दुश्मन था। उनकी लड़ाइयों ने न केवल मैगस विश्व को प्रभावित किया, बल्कि कई अन्य बड़े क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। किंवदंतियों और मिथकों में उनके निशान हर जगह मौजूद थे। गंदगी, अव्यवस्था, ये विशेषताएं कैसे आईं और ये कैसे काम करती हैं? लेलिन की आंखों में एक जिज्ञासा दिखाई दी जिसे छुपाया नहीं जा सका। चाहे वह नेफेरियस फिल्बर्ड की अराजक विशेषता थी या ट्रायल साई की निष्पक्षता, वे मैगस वर्ल्ड के मंत्रों से बहुत अलग थे। वे एक प्रकार के विनियमन की तरह थे जिसने लेलिन को और भी अधिक जानने की प्रबल इच्छा दी।
मैगी को आमतौर पर सभी प्रकार की अजीब घटनाओं और शक्तियों के बारे में शोध करना पसंद था, साथ ही वे उस शक्ति को अपना बनाने के तरीके खोजने की कोशिश भी करते थे। सत्य की खोज करने के प्रयास के संदर्भ में मैगी लेलिन की पिछली दुनिया के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के समान थे। ये दुख की बात है कि इस तरह की चीज़ों तक केवल वे ही पहुंच सकते हैं जो कम से कम मॉर्निंग स्टार मैगी हैं। चाहे वह ट्रायल्स आई हो या गंदी चिड़िया, दोनों ही पूरी दुनिया में घूम सकते थे और डरावने प्राणियों के बीच से गुजर सकते थे। उनका अस्तित्व सामान्य प्राणियों से कहीं बढ़कर था और वे एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए थे जहां लेलिन पहुंचने की भी उम्मीद नहीं कर सकता था, और उसे समझना तो बहुत दूर की बात थी। वर्तमान लेलिन उनके लिए चींटी भी नहीं था, वह संभवतः धूल के कण से भी छोटा था। यहां तक कि यदि वह बलि चढ़ाना चाहे और उन्हें बुलाना चाहे तो उसे केवल एक प्रेत ही दिखाई देगा जिसमें शक्ति का अभाव होगा। उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना या उनका अन्वेषण करना संभव नहीं था। हालांकि लेलिन थोड़ा निराश था, लेकिन उसने अपने अंदर और भी अधिक आग और प्रबल इच्छा महसूस की। एक दिन मैं मैगस वर्ल्ड के शिखर पर पहुंच जाऊंगा और लोगों को अन्य महान अस्तित्वों पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दूंगा और उनके पास मौजूद सत्य और अनंत काल का पीछा करने के लिए मजबूर कर दूंगा। तारांकन तसस तारांकन टेस्ट ट्यूब में वाष्पशील ग्रे विलायक की प्रतिक्रिया समाप्त होने के बाद लेलिन का शरीर ग्रे धुंध से घिर गया। ये धुंध असहनीय रूप से बदबूदार थी, जिससे लेलिन को घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धूसर धुंध अपनी ही जिंदगी में जी रही थी और लेलिन की त्वचा पर चढ़ रही थी, मानो उसके शरीर में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढ रही हो। तारांकन गड़गड़ाहट तारांकन लेलिन को अचानक बेहोशी महसूस हुई और उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। तारांकन पाक 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 तारांकन जैसे कि उकसाया गया हो, उसके शरीर पर परीक्षण की आंख की कई आकृतियां प्रकट हुईं। ये प्रेत अधिकतर उसके अंगूठे के आकार के ही थे और सबसे बड़ा प्रेत उसकी मुट्ठी जितना बड़ा था। इससे जुड़े कुछ रहस्यमय धागे थे जो लेलिन के इर्द गिर्द घूमते थे। विनियमन की शक्ति लेलिन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उन धागों को छूने की कोशिश की। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके हाथ सीधे धागों के बीच से ऐसे गुजरे जैसे वे पतली हवा हों। ये धागे अनुबंध और विनियमों से संबंधित होंगे। छोटी ट्रायल्स आई उस समझौते को दर्शाती है जो मैंने बूढ़ी चुड़ैल के साथ किया था, जबकि सबसे बड़ी आई वह अनुबंध है जो मैंने किया था और जिसकी गवाही रैंक 2 मैगस रेनॉल्ड ने दी थी। सबसे बड़ी ट्रायल्स आई में सबसे मोटे धागे थे और ये लेलिन के शरीर से अविभाज्य रूप से करीब थी। उसके मन का एक हिस्सा यह विचार दे रहा था कि यदि वह अनुबंध के विरुद्ध जाएगा तो ये रेखाएं टूट जाएंगी और इसका परिणाम ऐसा होगा जिसके बारे में वह सोचना भी नहीं चाहता था। तस्स तारांकन ट्रायल्स आई के दर्शन के बाद धूसर धुंध से होने वाले उतार चढ़ाव और अधिक तीव्र हो गए। किसी अज्ञात माध्यम से लेलिन तक एक रहस्यमय जानकारी पहुंचाई गई। एक पंख विलायक केवल एक अनुबंध को भंग कर सकता है। लेलिन ने सिर हिलाया और प्राचीन बायरन भाषा में बोला, मैं इसे चुनता हूं। उन्होंने सबसे बड़ी ट्रायल्स आई की ओर इशारा किया। प्राचीन बायरन भाषा न केवल जादू टोने का आधार थी, बल्कि इसमें एक रहस्यमयी शक्ति भी थी जो सभी आत्माओं को इसके शब्दों से इसका इच्छित अर्थ समझने में सक्षम बनाती थी। इसलिए यह एक ऐसी भाषा थी जिसका प्रयोग पूरे मैगस विश्व और अन्य स्थानों पर किया जाता था। ची तारांकन लेलिन का उत्तर प्राप्त करने के बाद धूसर धुंध तेजी से घनी हो गई और बीच में एक पक्षी की चहचहाहट सुनाई दी। इस पक्षी की कर्कश चहचहाहट सुनने में अत्यंत अप्रिय थी, जैसे किसी स्त्री का रोना। चहचहाहट के साथ ही धूसर धुंध ने अपने 2 पंख फैला लिए और धुंध में एक धुंधले बड़े धूसर पक्षी में बदल गई। क्या ये प्राचीन नापाक गंदगी पक्षी का वास्तविक शरीर है? लेलिन ने सावधानीपूर्वक गंदी चिड़िया का रूप रंग उतारा। हालांकि धुंध की बाधा के कारण पक्षी की मुख्य उपस्थिति के अलावा कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका। न्याय 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 इस समय जैसे कि नापाक गंदगी पक्षी द्वारा उकसाया गया हो, लेलिन के शरीर की सतह पर ट्रायल की आंख की छवि कंपन करने लगी। ट्रायल्स आई के चारों ओर बिजली की छोटी छोटी चमक उत्पन्न हुई तथा चारों ओर का शून्य चटकने लगा तथा बलि के भजनों की ध्वनि गूंजने लगी। मध्य में स्थित ट्रायल्स आई तुरंत ही कई बार फैल गई। शक्तिशाली तरंगें बहने लगी जैसे ही उसने अपने मूल शरीर से थोड़ी शक्ति उधार लेने के लिए शून्य को भेदने का प्रयास किया। छी धूसर धुंध में विशालकाय पक्षी ने अपने पंख फैलाए, जहां से बड़ी मात्रा में धूसर काला धुंध निकल रहा था। गंदगी अव्यवस्था लेलिन को फिर से चक्कर आने लगा और वह ये बताने में असमर्थ हो गया कि वह कहाँ है। छी धूसर काली धुंध और नीली विद्युत धाराएं एक दूसरे को निगलने की कोशिश करती रहीं और अंततः एक साथ नष्ट हो गईं। हालांकि ये स्पष्ट था कि नीली बिजली की तुलना में धुंध बहुत अधिक थी और कुछ ही सेकंड में यह एक लाभप्रद स्थिति में था। छी धुंध की चादर के नीचे ट्रायल्स आई बुरी तरह हिलने लगी और यहां तक कि उसने अपने मूल शरीर से संपर्क करने के सभी प्रयास भी बंद कर दिए। इस समय धूसर धुंध में वह बड़ा पक्षी हवा में ऊपर उठा और भोजन की तलाश में शिकार करने वाले एक शिकारी की तरह हवा में से नीचे झपटा मारा। जल्दी से आना तारांकन अपनी भूरी चोंच से सबसे बड़े ट्रायल्स आई के प्रेत को चोंच मारकर बाहर निकाल दिया। काचा तारांकन काचा तारांकन काचा तारांकन लेलिन और ट्रायल्स आई को जोड़ने वाले धागे 2 टुकड़ों में टूट गए। जैसे ही धागे टूटे, लेलिन को लगा कि उसका शरीर राहत में झुक गया है, यहां तक कि उसकी आत्मा को भी स्वतंत्रता का एहसास हो रहा है, जैसे उसके दिमाग से कोई भार उतर गया हो।
बैठक। ये पतले धागे निश्चित रूप से फोर सीजन्स गार्डन के साथ मेरे अनुबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जब वे पूरी तरह से टूट चुके हैं तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने फोर सीजन्स गार्डन के साथ अपना अनुबंध नष्ट कर दिया है। लेलिन के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। अपने अनुबंध को नष्ट करने के बाद वह बहुत सारे लाभ उठा सकता था। लेलिन अब अनुबंध की बाध्यताओं के अधीन नहीं था और वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र था जिससे फोर सीजन्स गार्डन को नुकसान पहुंचता हो, जिसमें उनके सदस्यों की निर्लज हत्या भी शामिल थी। जहां तक रेनॉल्ड का सवाल है, जो फोर सीजन्स गार्डन का प्रतिनिधित्व करता था और जिसके साथ लेलिन ने अनुबंध किया था, उसे अनुबंध में वर्णित नियमों का पालन करना था। बिना सबूत के वह लेलिन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अनुबंध को नष्ट करने का यह तरीका रेनॉल्ड को सचेत नहीं करेगा। ये नेफेरियस फिल्बर्ट की विशेष अराजक विशेषताओं में से एक थी। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन, नापाक गंदगी पक्षी जो मध्य हवा में मंडरा रहा था, ने अपनी चोंच के नीचे ट्रायल साई को निगल लिया। लेलिन ने नेफेरियस फिल्बर्ट की गर्दन पर एक गोल उभार भी देखा जो नीचे की ओर उसके पेट तक जा रहा था। ची। ट्रायल साई को निगलने के बाद नापाक गंदगी पक्षी ने खुशी से चीखें निकाली और लेलिन को एक संदेश प्रेषित किया। परीक्षण की आंख अंततः नष्ट हो जाएगी और अराजकता शाश्वत रहेगी। अधिक सम्मान। मैं तुमसे परीक्षण की आंख के सभी निशान मिटा दूंगा। जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े लेलिन तक पहुंचाए गए और उन्हें ऐसे रूप में परिवर्तित किया गया जिसे लेलिन समझ सके। मैं ऐसा ही करूंगा। लेलिन ने गहरा प्रणाम किया। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दूसरा पक्ष वास्तव में उसके कार्यों को समझ पाएगा या नहीं, फिर भी लेलिन को सतही स्तर पर विनम्र बने रहना था। नापाक गंदगी पक्षी ने बहुत ही मानवीय तरीके से सिर हिलाया और एक लंबी, ऊंची चीख निकाली। उसकी भयानक, कान फाड़ देने वाली चीखों के बीच दुष्ट फील्डबर्ड का शरीर धूसर धुंध में फट गया। धुंध का धूसर रंग धीरे धीरे हवा में घुल गया। उसी समय लेलिन को वह अराजक स्थिति महसूस हो रही थी जो टेस्ट ट्यूब खोलने के बाद से ही उसके चारों ओर छाई हुई थी और अब समाप्त हो रही थी। ट्रायल साई का अस्तित्व नापाक गंदगी पक्षी के समान स्तर पर था। समाधान द्वारा स्वचालित रूप से छोड़ी गई अराजक शक्ति के बिना, जिसने क्षेत्र को अलग कर दिया। परीक्षण की आंख से जांच और लेलिन को प्रसारण ने बहुत पहले ही परीक्षण की आंख को यहां आकर्षित कर लिया होता। नापाक फिल्बर्ट के गायब हो जाने के बाद लेलिन को अपने शरीर में कुछ परिवर्तन महसूस हुआ। फोर सीजन्स गार्डन के साथ उनका अनुबंध अब पूरी तरह से नष्ट हो गया। ट्रायल साई के साथ अन्य अनुबंध अभी भी थे, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। अराजकता की शक्ति अद्भुत है। प्राचीन नापाक गंदगी पक्षी वास्तव में परीक्षण की आंख का प्राणघातक दुश्मन है। मुझे आश्चर्य है कि जायंट के पीछे छिपे अंधेरे जादूगर ने यह समाधान कैसे प्राप्त किया। लेलिन ने मन ही मन बुदबुदाया। दक्षिणी तट पर ट्रायल साई के साथ किए गए अनुबंध बहुत आम थे। वे बहुत भरोसेमंद थे और उनके साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं था। इसके अलावा प्राचीन नेफेरियस फिल्बर्ट के पंख 1000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। इसलिए रेनॉल्ड ने भी यह नहीं सोचा होगा कि लेलिन अनुबंध की बाध्यताओं से मुक्त होने के लिए इस पद्धति का उपयोग करेगा। ये शक्ति सचमुच भयानक है। लेलिन अपने दिल में हजारों दखलंदाज हाथों की स्थिति को बढ़ाए बिना नहीं रह सका। इस अंधेरे मैगस संगठन की उस समाधान को प्राप्त करने की क्षमता से विस्मित था जो पहले से ही विलुप्त हो चुका था। लेकिन संगठन में भी इस समाधान की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। लेलिन इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त था। यदि ऐसा नहीं होता तो हजारों हस्तक्षेप करने वाले हाथों ने बहुत पहले ही इसका इस्तेमाल कर लिया होता और दक्षिणी तट पर कहर बरपा दिया होता। रात उतर आई। यद्यपि वे गुप्त विमान के भीतर थे, फिर भी चांदनी चमक रही थी, जिससे वह बाहरी दुनिया से भिन्न नहीं थी। इसी समय अपने चेहरे को ढकने वाला लबादा पहने एक काला व्यक्ति चुपके से फोर सीजन्स गार्डन के शिविर में घुस आया और लगातार बाहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा था। तारांकन चिल्ला। तारांकन। एक स्थान पर जहां एक शैतानी वृक्ष था जो किसी तरह 3 भागों में विभाजित हो गया था, काली आकृति रुक गई और उसने अपने हाथ को लाल लपटों से जलाया। तुम अंततः यहाँ हो। सतह पर मौजूद शैतानी पेड़ एक पल के लिए मुड़ गया और छाल पर एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया। उसने अचानक अपना मुंह खोला और जादूगर से बोला, यहाँ से नीचे आओ। तारांकन तसला। तारांकन जैसे ही लकड़ी का चेहरा बोला, शैतानी पेड़ की जड़ों में एक बड़ा छेद खुल गया और एक काला काला मार्ग दिखाई दिया। मैगस ने सिर हिलाया और तेजी से नीचे चला गया। तारांकन धमाका। तारांकन जब उसकी आकृति गलियारे में गायब हो गई तो प्रवेश द्वार तुरंत बंद हो गया और मानव चेहरे ने सतर्कता से क्षेत्र का निरीक्षण किया, फिर वापस पेड़ के तने में गायब हो गया। एक बार फिर वहां शांति छा गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मार्ग बहुत लंबा था और इस जादूगर को अंत तक पहुंचने से पहले लगभग 10 मिनट तक चलना पड़ा। अंत में एक विशाल तहखाना था जिसके चारों ओर पीली मिट्टी का जादू टिमटिमा रहा था। संभवतः इसे हाल ही में बनाया गया होगा। विशाल तहखाने में एक विशालकाय व्यक्ति का अस्पष्ट आकार था जिसके चारों ओर बहुत अधिक मात्रा में हरा कोहरा तैर रहा था। मैगस को देखकर वह मुस्कुराने लगा। तुम यहाँ हो? हाँ। मैगस ने सिर हिलाया और हुड को पीछे धकेला जिससे एक सुंदर युवा चेहरा सामने आया। काले बाल, सुंदर चेहरा, गोरी त्वचा और शैतानी चमक बिखेरती आंखें। वहां खड़े होकर ही वह एक अजीब आकर्षण पैदा करने में सक्षम था। ये व्यक्ति निस्संदेह लेलिन था। उसकी भौहें इस समय सिकुड़ी हुई थीं, क्योंकि यदि जायंट ने उसे यहाँ बुलाने के लिए इस समय को चुना तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता था।
उसी समय लेलिन के नथुने फड़क उठे। क्या अभी आपके यहाँ बहुत सारे मेहमान आए हैं? मुझे कई परिचित लोगों की आभा का एहसास हो रहा है। जायंट ने आश्चर्य से लेलिन को देखा। हाँ, वे सभी हमारे हजारों हस्तक्षेप करने वाले हाथों में से साथी हैं। मैंने तो पहले ही उनके सारे निशान मिटा दिए थे, लेकिन तुम्हें तो ये पता चल गया। ऐसा लगता है कि अफवाहें गलत नहीं हैं और आप पहले से ही शीर्ष रैंक एक मैगस हैं। जायंट ने अपनी आंखों में कुछ आशंका के साथ लेलिन की ओर देखा। ऐसा लगता है कि आपको हमारे संगठन में शामिल करने के लिए हमारे नेता का प्रारंभिक निर्णय सही था। लेलिन ने जवाब में केवल एक रहस्यमयी मुस्कान दी। दूसरे रक्त रेखा परिवर्तन के बाद वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की गुणवत्ता लगातार बढ़ रही है। यहाँ तक कि उसके कुछ अंग भी गहरी नींद से जाग उठे थे और उनमें अनेक चमत्कारी क्षमताएं आ गई थीं। यद्यपि ये क्षमताएं युद्ध में उसके लिए कोई सहायक नहीं थीं, फिर भी वे अप्रत्याशित क्षणों में आश्चर्यजनक प्रभाव प्रदर्शित कर सकती थीं। लगता है आप कुछ भव्य योजना बना रहे हैं। लेलिन ने जॉइंट की आंखों में सीधे देखा। उसने जो महसूस किया था उसके अनुसार जायंट ने वास्तव में 1000 मैडलिंग हैंड्स के सभी कुलीनों को बुलाया था। उसके साथ संपर्क करना एक बहुत बड़ा जोखिम था और उसने लेलिन को 4 सीजन्स गार्डन के आंतरिक घेरे में प्रवेश भी दिलवा दिया था। ये बताना आसान था कि जायंट ने क्या करने की योजना बनाई थी। हे, यह मेरी योजना नहीं है, बल्कि मेरे पीछे प्रभु का विचार है। जायंट ने एक बार फिर 1000 मैडलिंग हैंड्स के पीछे रैंक 2 डार्क मैगस को सामने लाया। तो नापाक गंदगी पक्षी के पंख उपयोगी हैं, है ना? विशाल ने पूछा। मैंने उनका उपयोग किया है। लेलिन ने अपनी भौहें उठाईं। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। ठीक है, इस बार हमारा लक्ष्य इटर्नल प्लेन्स के गुप्त विमान में संसाधन गोदाम है, जिसका प्रभार 4 सीजन्स गार्डन के पास है। जायंट ने बिना कोई बात घुमाए फिराए उसे अपना लक्ष्य बता दिया। इस बार न केवल हमारे सदस्य इस मिशन पर पूरी ताकत से काम करेंगे, बल्कि हमारे पीछे बैठा प्रभु भी उचित समय पर अपना कदम उठाएगा। इस खबर से लेलिन का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया, लेकिन उसने इसे शांति से स्वीकार कर लिया। 4 सीजन्स गार्डन में रेनॉल्ड था, जो कम से कम रैंक 2 का मैगस था और कार्यभार संभाल रहा था। यदि आक्रमण का प्रहार झेलने के लिए समान स्तर की शक्ति वाला कोई प्रतिद्वंद्वी न हो, तो आक्रमणकारी डाक मैगी चाहे कितने भी हों आत्महत्या कर लेंगे। ठीक है, मेरा मिशन क्या है? लेलिन ने पूछा। अच्छा, जायंट ने अपना अंगूठा ऊपर की ओर उठाया। आपका मिशन सरल है। हम कल रात 7 बजे अपना कदम उठाएंगे। रेनॉल्ड आपसे मिलने की योजना बना रहा है ना? जायंट ने तथ्यात्मक रूप से बात की, लेकिन इससे लेलिन का दिल ठंडा हो गया। उसे इस बात की जानकारी होने के लिए 4 सीजन्स गार्डन में हजारों दखलंदाज हाथों के अन्य जासूस भी मौजूद रहे होंगे। लेकिन हर चीज पर हाथ डालने से आपकी अपनी पहचान ही उजागर होगी। लेलिन अंदर ही अंदर मुस्कुराया। जायंट ने लेलिन में कोई असामान्यता नहीं देखी थी और अभी भी बोल रहा था, उस समय हम रेनॉल्ड को दूर ले जाएंगे। आपका मिशन उसके कार्यालय के अंदर एक मंत्र संरचना से गुजरना और इस मंत्र डिजाइन को सक्रिय करना है। बोलते हुए उसने लेलिन को एक मुट्ठी के आकार का लाल क्रिस्टल दिया। तारांकन पाक। तारांकन। लेलिन ने लाल क्रिस्टल को मजबूती से पकड़ लिया। यह मंत्र डिजाइन क्या है? लाल क्रिस्टल का अंदरूनी भाग छोटे छोटे रूनों से भरा हुआ था। जब रून एक साथ जुड़ते थे तो वे क्रिस्टल के अंदर लगातार बहते हुए सोने के तरल पदार्थ की तरह दिखते थे। हालांकि एआई चिप ने पहले कभी इस तरह के रूनों को रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन लेलिन को यकीन था कि यह एक मंत्र डिजाइन था जो विशेष रूप से एक विशिष्ट मंत्र निर्माण या कलाकृति के लिए तैयार किया गया था। आखिर जिस चीज को रेनॉल्ड ने अपने कार्यालय में रखा था और जिसे वह व्यक्तिगत रूप से संरक्षित कर रहा था, वह कैसे सरल हो सकती है? ये तो बस एक सामान्य मंत्र है जिसका उद्देश्य सील खोलना है। ये स्पष्ट था कि जायंट आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता था। लेलिन ने बहुत देर तक विशालकाय को देखा और फिर बोला, आप चाहते हैं कि मैं उस क्षेत्र में कुछ करूं जहां 4 सीजन्स गार्डन की सुरक्षा सबसे कड़ी है, जो कि रैंक 2 मैगस का कार्यालय है। क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? जैसे ही वह बोला, लेलिन की आंखें अंबर रंग में बदल गईं। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति अथाह अंधकार के साथ शीघ्र ही उस क्षेत्र पर उतर आई। रक्तपिपासा और आतंक। आध्यात्मिक शक्ति जो अपने साथ सघन तात्विक कण लेकर आए, उसने एक काले विशाल सर्प का प्रेत बना दिया जो जायंट के चारों ओर घूम रहा था। उसकी आंखें जायंट पर टिकी हुई थीं, मानो वह अपने दांत गड़ाने के लिए कोई जगह खोज रहा हो। ऐसा भव्य आभामंडल और ऐसी रक्तपिपासा, उसने वास्तव में कितने लोगों को मारा है? जायंट का दिल ठंडा पड़ गया। वह स्वयं कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था और उसने अनगिनत लोगों की जान ले ली थी। हालांकि ऐसे ठंडे खून वाले और मजबूत रक्तपिपासु व्यक्ति की तुलना में वह अभी भी इस व्यक्ति से निचले स्तर पर था। जायंट को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि लेलिन की आध्यात्मिक शक्ति पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुकी थी जो केवल सर्वोच्च रैंक एक मैगी के पास ही होती है। वह तो शायद जायंट से भी आगे निकल गया होगा। उसने वास्तव में यहां हमला करने की हिम्मत की है। लेलिन की बर्फ सी ठंडी पुतलियों को देखते हुए जायंट का दिल अचानक ठंडा हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका प्रतिद्वंद्वी उसके सारे राज जानता हो। आकर्षण। चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जायंट ने लेलिन को एक विस्तृत नक्शा दिखाया जिसमें लाल रंग से मार्ग चिन्हित था।
अपना मिशन पूरा करने के बाद इस मार्ग का अनुसरण करें और आप निश्चित रूप से किसी अन्य मैगी को पता चलने से पहले सुरक्षित रूप से निकलने में सक्षम होंगे। हमारे पीछे बैठा भगवान रेनॉल्ड का ध्यान भटका देगा और हम भी उसे सहयोग देंगे। जायंट ने शांतिपूर्वक बात की, यहाँ तक कि उसने 1000 मैडलिंग हैंड्स का समर्थन करने वाले रैंक 2 डार्क मैगस का भी उल्लेख किया। ये स्पष्ट था कि वह लेलिन को धमकाने की कोशिश कर रहा था। लेलिन कुछ देर के लिए चुप रहा। मैं कोशिश करूंगा, यदि यह बहुत अधिक खतरनाक होता तो वह इस संगठन के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। ठीक है, आप पाएंगे कि यह एक बहुत ही सरल और सहज मिशन है। जायंट मुस्कुराया, ये काम पूरा करने के बाद आप एक डार्क मैगी के रूप में हमारे साथ फिर से शामिल हो सकते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? आप किस अकादमी या संगठन से जुड़ना चाहते हैं? बस मुझे बताओ। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। अभी तक उसकी ऐसी कोई योजना नहीं थी और उसे अभी भी जायंट की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। यदि कोई डार्क मैगी से निपटने में चतुर नहीं था तो यह निश्चित था कि उनका इतना फायदा उठाया जाएगा कि उनकी एक एक हड्डी भी निगल ली जाएगी। ठीक है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक रहे, आपको इस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। जायंट ने लेलिन की ओर एक काला स्क्रॉल फेंका। लेलिन ने स्क्रॉल की सामग्री को देखा और आश्चर्यचकित रह गया। ट्रायल्स आय अनुबंध। जब मैंने नापाक गंदगी पक्षी के पंखों का विलायक ले लिया है, तब भी तुम इसका उपयोग करने का साहस करोगे। यह एक विशेष अनुबंध है जो हमारे पीछे बैठे प्रभु ने विशेष रूप से आपके लिए बनाया है। जायंट ने अंतिम 3 शब्दों पर जोर देते हुए बताया। इसके अलावा ये समाधान हमारे संगठन में सबसे अंतिम समाधान था। यदि आप कोई दूसरा ढूंढ लेते हैं तो हम इसके लिए केवल अपनी बुरी किस्मत को ही दोषी ठहरा सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात को लेकर काफी आश्वस्त थे। हे, उस स्थिति में आप पहले व्यक्ति हैं जो ऐसा कुछ करने की हिम्मत करते हैं। लेलिन ने जायंट को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। उसी समय प्रेत विशाल सर्प ने अचानक अपना मुंह खोला और विशाल की ओर डस लिया। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन। जैसे ही वह जायंट के निकट पहुंचा, वह प्रेत रूपी विशाल का सर्प अचानक ढह गया और एक छाया के ढेर में बदल गया, जो जायंट के हरे कोहरे से टकराया और तट पर लहरों के टकराने की ध्वनि उत्पन्न की। हा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं तो हजारों दखलंदाज हाथों का एक नियमित सदस्य हूं, तो मैं आप जैसे बड़ों के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? लेलिन के चेहरे पर अचानक एक चमकदार, सौम्य मुस्कान उभर आई। आप जल्द ही बड़े हो जाएंगे। इस ऑपरेशन के बाद मैं आपको नामांकित कर सकता हूं। कुछ देर सोचने के बाद जायंट बोला। ऐसी स्थिति में धन्यवाद। लेलिन ने हल्के से स्क्रॉल पर टैप किया और उस पर तुरंत एक काले सांप का निशान दिखाई दिया। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन। ट्रायल्स आई के प्रेत ने लेलिन को यह एहसास दिलाया कि यह उससे भी अधिक शक्तिशाली था जिसे रेनॉल्ड ने पिछली बार बुलाया था। उसकी भावहीन निगाहों के सामने लेलिन के हाथों में रखा स्क्रॉल स्वतः ही जलने लगा। हरे रंग की लपटें स्क्रॉल को घेर रही थीं। स्क्रॉल के पूरी तरह जल जाने के बाद अनुबंध और उसके प्रतिबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रकाश की किरण लेलिन के दिमाग में उड़ी। इसके बाद ट्रायल्स आई की छाया स्वतः ही हवा में फैल गई। उसने अनुबंध को सरसरी तौर पर पढ़ा था। एकमात्र शर्त यह थी कि वह 4 सीजन्स गार्डन की मदद नहीं कर सकते थे, कोई भी कठोर शर्त नहीं थी। आखिरकार उन्हें अभी भी उनकी मदद की जरूरत थी और वे हद से आगे नहीं जा सकते थे। क्या इसमें दुष्ट फिल्बर्ट के कृत्यों के कोई निशान नहीं मिले? लेलिन ने आश्चर्य व्यक्त किया। इसके बाद वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। केवल जायंट ही तहखाने में चुपचाप खड़ा था, मानो वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तारांकन बूम। धमाका धमाका। तारांकन। कुछ ही मिनटों बाद जायंट का शरीर, जो हरे कोहरे से ढका हुआ था, हिंसक रूप से कांपने लगा और उसके पीछे की दीवार अचानक फट गई। धूल के बैठ जाने के बाद जायंट के कोहरे का एक बड़ा हिस्सा छंट गया, जिससे एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई जो 2 मीटर तक ऊंची थी। पागल, वह व्यक्ति पागल है। जायंट ने मन ही मन बुदबुदाया और पागलों की तरह हंसने लगा। हा, अच्छा, दिलचस्प। चीजें और अधिक दिलचस्प होती जा रही हैं। इसके बाद वह हरे कोहरे में तब्दील हो गया और उस क्षेत्र से बाहर चला गया। उसके पीछे तहखाना ढह गया और हवा में धूल भर गई। अगले दिन लेलिन समय पर शाम 7 बजे रेनॉल्ड के कार्यालय पहुंच गया। लॉर्ड रेनॉल्ड। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर आएं। दरवाजे के पीछे से रेनॉल्ड की कोमल आवाज सुनाई दी। लेलिन ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। रेनॉल्ड एक कुर्सी पर बैठे थे, चश्मा पहने हुए थे और हरी पेय पदार्थ पी रहे थे। उसके बगल में एक छोटी गोल मेज और एक ऐसी ही कुर्सी थी। लेलिन, तुम यहाँ हो, बैठ जाएं। रेनॉल्ड ने अपने बगल की कुर्सी की ओर इशारा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। लेलिन ने एक बार फिर सिर झुकाया और रेनॉल्ड के पास बैठ गया। यहाँ जेडेड दारो फूल का रस चखें। हम अभी निजी बातचीत कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा संकोच न करें। रेनॉल्ड एक मेहमाननवाज बूढ़े आदमी की तरह लग रहे थे। जैसे कि थोड़ा शर्मिंदा हो, लेलिन ने हल्की सी मुस्कान दी और मेज पर रखे कप से पानी पीने लगा। प्रकृति की ताजगी भरी खुशबू उसकी स्वाद कलिकाओं में व्याप्त हो गई और उसके चारों अंगों में फैल गई। लेलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे गर्म पानी उसके शरीर को धो रहा है और उसे फिर से तरोताजा महसूस करा रहा है। कैसा है? इसका स्वाद बहुत अच्छा है ना? रेनॉल्ड ने उत्सुकता से पूछा। आप जैसे बुजुर्ग का संग्रह बहुत अच्छा है।
लेलिन ने ईमानदारी से प्रशंसा की। हाँ, किसी तारीफ पाकर बच्चे की तरह रेनॉल्ड जोर से हंसा। यहाँ आइए हम एक दोस्ताना बातचीत करें। लेलिन, आप चेर्नोबिल द्वीप समूह से प्रतीत होते हैं, है ना? मैं जब छोटा था तो एक बार वहां गया था। ऐसी बंजर भूमि में संसाधन दुर्लभ हैं और मैगी में इसकी कमी है। रेनॉल्ड एक बहुत ही मनोरंजक वक्ता थे और उन्होंने लेलिन के साथ अपने पिछले अनुभवों के बारे में बातचीत शुरू की। वे इत्मीनान से बातें करते रहे, समय उड़ गया और पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। अचानक लेलिन को कुछ बहुत मीठी गंध महसूस हुई। यह क्या है? ये वेटलैंड गार्डन से प्राप्त एक प्रकार की धूप बत्ती है। ऐसा कहा जाता है कि यह आध्यात्मिक शक्ति को पुनः बढ़ाने में उपयोगी है तथा वहां के मागी लोगों की पसंदीदा है। रेनॉल्ड ने हल्के से समझाया, उसकी आवाज़ कमज़ोर होती जा रही थी। चांदी की आध्यात्मिक शक्ति का एक धागा धीरे धीरे फैल गया। लेलिन की अभिव्यक्ति ढीली पड़ गई और उसे महसूस हुआ कि उसकी पलकें भारी हो रही हैं। अंततः वह सो गया। लेलिन को गहरी नींद में देखकर रेनॉल्ड के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने लेलिन के हाथ से अंगूठी उतारी और उसका बारीकी से निरीक्षण किया। संयम की अंगूठी। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ अन्य प्रभाव भी हैं जो जांच के विरुद्ध बचाव कर सकते हैं। इसके ऊपर 7 अलग अलग औषधियां भी डाली गई हैं। ऐसा लगता है कि आपने अच्छी तैयारी की है, लेकिन यह अफसोस की बात है। रेनॉल्ड ने विजयी मुस्कान के साथ लेलिन की ओर देखा। जेडेड डारो फूल का रस, साथ ही नशे में धुत ड्रैगन पंखुड़ियों से निकलने वाला पराग, ऐसी चीजें हैं जिन्हें रैंक 2 मैगस भी झेलने में सक्षम नहीं हो सकता। मात्र अंगूठी और औषधि का क्या उपयोग है? ये दोनों वस्तुएं एक विशेष संयोजन थी जिन्हें रेनॉल्ड ने विशेष रूप से लेलिन के लिए चुना था। उनमें से कुछ को तो गुप्त विमान से भी लाया गया था और इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अध्यक्ष के रूप में अपने भत्ते का एक हिस्सा खर्च कर दिया था। इससे उसकी योजनाओं में देरी हो गई और लेलिन को 4 सीजन्स गार्डन में तबाही मचाने का मौका मिल गया। बेशक, चूंकि उन्होंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी, इसलिए प्रभाव शानदार थे। शीर्ष रैंक 1 मैगस एक ऐसा अस्तित्व था जिससे रेनॉल्ड जैसे रैंक 2 मैगस को भी सावधान रहने की आवश्यकता थी। इसके अलावा इन मागी के पास विशेष विधियां भी थीं और संभवतः उनमें मतिभ्रम और जादू के प्रति उच्च प्रतिरोध क्षमता थी। इससे भी अधिक परेशानी वाली बात यह थी कि लेलिन अभी भी 4 सीजन्स गार्डन का सदस्य था, इसलिए वास्तविक सबूत के बिना रेनॉल्ड ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था जिसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। एक अनुभवी रैंक 2 मैगस के रूप में रेनॉल्ड के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। अब एक विशेष मिश्रण का उपयोग करके उसने लेलिन को बेहोश कर दिया था। इसके अलावा ये दोनों तत्व शरीर के लिए हानिकारक नहीं थे और अधिक से अधिक इनसे लेलिन बेहोश हो जाता। भ्रमात्मक जादू के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता अस्थायी रूप से कम हो जाएगी, लेकिन इसके बाद अंततः उसके शरीर को दीर्घकाल में लाभ होगा। इसलिए रेनॉल्ड ट्रायल्स आई के साथ किए गए अनुबंध के खिलाफ नहीं जा रहा था। फिर भी इस प्रकार के मतिभ्रम का प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहेगा। उसके शरीर के कारण वह लगभग आधे घंटे में जाग जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। रेनॉल्ड के नीचे रखी कुर्सी तब तक हिलने लगी जब तक कि रेनॉल्ड लेलिन के ठीक सामने नहीं आ गया। अपनी आंखें खोलो और मेरी ओर देखो। रेनॉल्ड हल्के फुल्के अंदाज में बोल रहे थे। उनकी आवाज में एक अजीब सा प्रभाव था जिससे कोई भी चकित हो सकता था। जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखों से चांदी जैसी सफेद रोशनी निकल रही थी। यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति के ठोस होने का प्रकटीकरण था। रेनॉल्ड की बातें सुनकर लेलिन की पलकें झपकीं और फिर खुल गईं। आपका नाम? रेनॉल्ड ने पूछा। चांदी जैसी सफेद किरणें इतनी तीव्र थीं कि ऐसा लग रहा था कि वे लेलिन की आंखों को भेदने वाली हैं। लेलिन फॉलियर। आपका जन्म कहाँ हुआ था? क्या आपका कोई रिश्तेदार है? अल्पविराम। रेनॉल्ड ने जो प्रश्न पूछे थे वे शुरू में काफी सरल थे और जैसे जैसे समय बीतता गया वे गहराई में गए और उनकी कठिनाई बढ़ती गई। जल्द ही दर्जनों प्रश्नों के बाद वह मामले के मूल तक पहुंच गए। लिलीटेल परिवार आपको क्यों चाहता था? रेनॉल्ड ने अपनी आवाज में कुछ कंपन के साथ धीरे से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक खंडहर से विरासत प्राप्त करने के लिए मैंने बोसेन लिलीटेल को मार डाला। लेलिन ने चकित होकर उत्तर दिया। वह अपने मुंह से निकले शब्दों को नियंत्रित करने में असमर्थ था। क्या विरासत? उसकी आंखों में चांदी जैसी चमक और अधिक सघन हो गई। एक विरासत जिसमें ब्रांडेड तलवारबाजों के बारे में अधूरी जानकारी है। वहां एक उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति भी है। लेलिन ने उत्तर दिया। क्या ऐसा है? रेनॉल्ड ने अपना चश्मा बदला। ब्रांडेड तलवारबाज, प्राचीन मागी की एक शाखा। उसने लेलिन के शरीर का नाप लिया। एक लंबा और मजबूत शरीर जिसके सतह पर कुछ निशान हैं। ये किंवदंतियों से काफी मिलता जुलता लगता है। चूंकि उसकी जीवन शक्ति आश्चर्यजनक रूप से अधिक थी, लेलिन के शरीर की मांसपेशियां अब बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही थीं और उसके भीतर बहुत अधिक शक्ति थी। यदि वह किसी ग्रैंड नाइट का भेष धारण करने की कोशिश करता तो कोई भी उस पर संदेह नहीं करता। ऐसी स्थिति में हजार हस्तक्षेप करने वाले हाथों के साथ आपका क्या संबंध है? रेनॉल्ड मुख्य प्रश्न पर आए। छल, तारांकन, गड़गड़ाहट। तारांकन। जैसे ही रेनॉल्ड लेलिन से पूछताछ करने के लिए मायावी मंत्र का प्रयोग कर रहा था, दूर से एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग का उतार चढ़ाव आया। यह उतार चढ़ाव इतना अधिक था कि इमारतें भी हल्की सी हिलने लगीं। क्या एक गुप्त हमला? रेनॉल्ड अचानक उठ खड़ा हुआ। एक क्षण में ही उसके शरीर पर सफेद रोशनी की एक परत चमक उठी जो संचार उपकरण जैसी लग रही थी।
क्या हो रहा है? रेनॉल्ड ने उदासीनता से पूछा। ये डार्क मैगी है। हम पर डार्क मैगी का गुप्त हमला हुआ। पहली और दूसरी रक्षा पंक्तियां पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। हम इस समय रक्षा की तीसरी पंक्ति पर हैं। संचार उपकरण से एक गोरे हटे कट्टे व्यक्ति की छवि दिखाई गई जिसने सैन्य वर्दी पहन रखी थी। ये रक्षा दल का नेता था जिसे विशेष रूप से फोर सीजन्स गार्डन की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। उसके चेहरे पर भय और चिंता के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि डार्क मैगी ने उस पर बहुत दबाव डाल दिया था। एक साधारण और छोटा सा मुद्दा। मैं यथाशीघ्र आपके क्षेत्र में लड़ाकू और शिकार दल भेजूंगा। आप। रेनॉल्ड ने संचार उपकरण को उत्तर दिया। अचानक उसका चेहरा काला पड़ गया। संचार उपकरण के प्रक्षेपण के माध्यम से वह देख सकता था कि एक विशालकाय काला हाथ आसमान से उतर रहा है और उस मजबूत कद वाले व्यक्ति को अपनी उंगलियों के बीच कुचल रहा है। आह, मोटा गोरा चिट्टा लड़का बुरी तरह चिल्लाया और उसने बड़ी मात्रा में दूधिया सफेद लपटें पैदा की। काचा काचा तारांकन। विशालकाय काले हाथ पर बड़ी संख्या में दुखी दिखने वाले चेहरे दिखाई दिए। उनके मुंह बड़े होकर दूधिया सफेद लपटों को निगल रहे थे। काचा काचा तारांकन। दांत पीसने की हड्डियां कंपा देने वाली आवाजें सुनाई दे रही थीं। सफेद लपटों को निगलने के बाद उन्होंने वास्तव में उस मोटे गोरे आदमी के शरीर को कुतरना शुरू कर दिया। जे जे जे। मध्य हवा में ठोस चांदी जैसी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई और उसने एक मानव चेहरा बनाया। रेनॉल्ड, मेरे पुराने दोस्त, आप मेरा स्वागत करने क्यों नहीं आ रहे हैं? चेहरा तिरस्कृत हो गया। इसके तुरंत बाद विशाल काले हाथ ने क्षेत्र को तहस नहस कर दिया और फोर सीजन्स गार्डन की रक्षात्मक रेखा को तहस नहस कर दिया। रैंक 2 मैगस के अत्याचारी दुर्व्यवहार के तहत सामान्य रैंक 1 मैगी चींटियों की तरह महत्वहीन थे। तारांकन पाक। तारांकन। रेनॉल्ड की बेलदार कुर्सी के आर्मरेस्ट को तब तक मसला गया जब तक वह टूट नहीं गया। तारांकन श्वा। तारांकन। एक पल में वह एक हरे रंग की आकृति में बदल गया और बाहर निकल गया। काचा काचा तारांकन। उसके जाने के बाद उसकी कुर्सी लगातार हिलती रही और मुड़ती रही। धीरे धीरे वह किसी मानव जैसी चीज में बदल गई। वह लेलिन के पास खड़ा था जो अभी भी बेहोश था, मानो पहरा दे रहा हो। बूम बूम बूम। तारांकन। जादू से उत्पन्न विशाल लहरें जो पहले से भी अधिक विशाल थीं, ऊपर से गुजर रही थीं। ये दो रैंक 2 मैगी के बीच एक गहन लड़ाई थी। जैसे जैसे वे लड़ते गए वे और दूर होते गए, मानो वे जानबूझकर इस क्षेत्र से बचने की कोशिश कर रहे हों। रेनॉल्ड के कार्यालय में अचानक लेलिन जो बेहोश था ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसी क्षण उसकी आंखें अंबर रंग में बदल गईं। सहज मंत्र निर्माण पत्थर बनने की आंख। वह मानव जो उस पर निगरानी रख रहा था तुरंत ही एक भूरे पत्थर की मूर्ति में बदल गया। उसके दूसरे रक्त रेखा संक्रमण के बाद यह मंत्र और कैमोइन के तराजू विकसित हो गए थे। लेलिन ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और आलस्य से अपने शरीर को तानते हुए गोल मेज पर रखी संयम की अंगूठी को अपनी उंगली पर वापस पहन लिया। यद्यपि यह प्रक्रिया थोड़ी अप्रत्याशित थी, फिर भी कुछ बुरा नहीं हुआ। लेलिन की आंखें बहुत साफ थीं। उसके भ्रम में फंसने के निशान कहाँ थे? इससे पहले रेनॉल्ड ने कुछ सामग्रियों का उपयोग करके एक जाल बिछाया था, जिसके कारण वह वास्तव में मतिभ्रम में पड़ गया था। लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए था। उस प्राचीन प्राणी विशाल कैमोइन सर्प के रक्त की शक्ति उसकी नसों में बह रही थी और सभी बाह्य पदार्थों को निगल रही थी। उनकी जीवन शक्ति 25 डिग्री से अधिक थी, जिससे उनके लिए शीघ्र होश में आना आसान हो गया था। उस समय लेलिन ने रेनॉल्ड को उसके ही खेल में हरा दिया था और ऐसा दिखावा किया कि वह अभी भी अचंभे में है, जिससे रेनॉल्ड की सतर्कता कम हो गई। एआई चिप की सहायता से उसकी सांस, उसके शरीर की स्थिति और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों को शानदार ढंग से दर्शाया गया था, जिससे रेनॉल्ड भी धोखा खा गया। ब्रांडेड तलवारबाजों के बारे में सारी बकवास स्पष्ट रूप से सिर्फ झूठ थी। एआई चिप द्वारा किए गए समायोजन के साथ रून बनाना एक सरल मामला था। अब जाकर लेलिन के पास रैंक 2 मैगस रेनॉल्ड के कार्यालय को देखने का समय आया। उनकी रुचि के आधार पर कार्यालय पौधों से बनाया गया था। किताबों की अलमारी और खिड़की, साथ ही मेज, कुर्सियां और यहां तक कि कुछ अजीब किताबें भी पौधों से बनी थीं। पूरा सेटअप बहुत ही चतुराईपूर्ण था और ज्यादा बड़ा नहीं था, जिससे एक आरामदायक और छोटा सा एहसास होता था। वह स्थान कौन सा है जहां मुझे मंत्र डिजाइन को सक्रिय करने के लिए रखना होगा? लेलिन ने खुद से बुदबुदाते हुए अपनी जेब से एक लाल रंग का क्रिस्टल निकाला। अब क्रिस्टल से चमकीला लाल रंग निकल रहा था और वह उबलता हुआ गर्म हो गया था। क्या ये कुछ संवेदन तकनीक? लेलिन ने अपनी ठोड़ी को छुआ और क्रिस्टल का उपयोग करके ये पता लगाया कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अंततः उन्हें पता चला कि जब वे क्रिस्टल को रेनॉल्ड की मेज की ओर इंगित करते थे तो वह सबसे तेज प्रकाश उत्सर्जित करता था और सबसे अधिक गर्म होता था, इस हद तक कि उन्हें ऐसा लगता था कि उनका हाथ जल रहा है। क्रिस्टल का पीछा करते हुए वह रेनॉल्ड की मेज के सामने आ गया। यह एक बड़ी हरी मेज थी जिस पर बने छल्ले पेड़ की आयु बताते थे। विंग विंग तारांकन। इस समय लेलिन के हाथ में क्रिस्टल प्रकाश की एक अंगूठी के रूप में फट गया और रहस्यमय तरीके से हवा में मंडरा गया। ये है एक जादू संरचना जो स्वचालित रूप से ट्रिगर होती है। लेलिन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपना दाहिना हाथ क्रिस्टल की ओर किया, जिससे काली गैस की लपटें सांपों की तरह उस पर रेंगने लगीं। टकरा जाना।
तारांकन। लाल क्रिस्टल की चमक के कारण गहरे हरे रंग की डेस्क अचानक हिल गई और उसके ऊपर रखे अधिकांश कागज, कलम, स्याही और विभिन्न वस्तुएं सतह से लुढ़क गईं। सतह हिलती रही और मेज पर लगे विभिन्न प्रकार के पौधे बढ़ने और फैलने लगे। तारांकन पार्क। तारांकन हरे रंग की डेस्क दो भागों में बंट गई थी और इन दो भागों के नीचे असंख्य पौधे उगाए थे और छोटे पैरों की तरह काम कर रहे थे जो दूर भाग रहे थे। जिस स्थान पर डेस्क थी वहां अब एक बड़ा गड्ढा हो गया था। गड्ढे के मध्य में एक विशाल सीलिंग मंत्र संरचना थी जो विभिन्न प्रकार के रूनों से चमक रही थी जो चारों ओर तैर रहे थे। मंत्र निर्माण की सतह पर कुछ अंतराल थे। कुछ तुलना करने के बाद लेलिन ने अनुमान लगाया कि ठीक बीच में स्थित स्थान लाल क्रिस्टल के लिए उपयुक्त हो सकता है। इस तरह की वर्गीकृत जानकारी वास्तव में बाहर आ गई है और इसके लिए विशेष रूप से एक मंत्र डिजाइन भी बनाया गया था। लेलिन ने खुद से कहा। अचानक कुछ अजीब हुआ। लाल रंग का क्रिस्टल जो हवा में मंडरा रहा था अचानक रक्त लाल लपटों में फूट पड़ा जो अग्नि बाण की तरह संरचना के उस हिस्से की ओर बढ़ रहा था जो ध्वस्त हो गया था। क्रिस्टल में एक शर्त थी कि उसे सक्रिय करने से पहले मंत्र संरचना के साथ संपर्क बनाना होगा। सच्चाई को छिपाने के जायंट के स्पष्ट प्रयासों के साथ लेलिन आसानी से बता सकता था कि अगर क्रिस्टल सक्रिय हो गया तो यह अच्छा नहीं होगा। हालांकि उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की घबराहट का भाव नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। मैं इसका इंतजार कर रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। सांप बंधन। क्रिस्टल पर रेंग रहे छोटे काले सांप तुरंत छटपटाने लगे और एक विशाल सांप की गेंद में बदल गए जिससे लाल क्रिस्टल उसके अंदर फंस गया। काली गैस पूरे क्षेत्र में फैल गई जो क्रिस्टल से निकलने वाली लाल रोशनी को छिपाने के कगार पर थी। विंग विंग। तारांकन। लाल क्रिस्टल लगातार फैल रहा था और लेलिन को अंदर से अनिच्छा की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसा कि अपेक्षित था एक बैकअप योजना भी है। बड़े अफसोस की बात है। लेलिन ने तेजी से मंत्र पढ़े और हवा में हल्का नीला पाउडर छिड़का। जमती नदी। जैसे ही उसने मंत्र का अंतिम शब्दांश पूरा किया एक हल्के नीले रंग का प्रकाश सांप के गोले के चारों ओर फैल गया। तारांकन तसस। तारांकन धुंध के सफेद धागे उत्पन्न हुए और सांप के गोले की सतह पर सफेद धुंध संघनित होकर पतली बर्फ की परत में बदल गई। बर्फ की मात्रा बढ़ती गई और अंत में सांप के गोले के चारों ओर बर्फ की एक मोटी परत बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सांप का गोला बर्फ की एक विशाल गेंद में बदल गया हो। क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न की जा रही प्रकाश की लाल किरणें अब पूरी तरह से उसके अंदर समाहित हो गई थीं। मानो उसने अपनी पता लगाने की क्षमता खो दी हो। गड्ढे में विशाल जादू संरचना ने गड़गड़ाहट बंद कर दी तथा संरचना की सतह पर सभी प्रकार के रून चलना बंद हो गए। तारांकन श्वा श्वा श्वा। तारांकन। 3 बड़े बर्फ के खंभे तोरणों या शायद जंजीरों जैसे लग रहे थे जो बर्फ की नीली गेंद से जुड़े हुए थे। हाँ, इस सीलिंग मंत्र निर्माण की शक्ति आधी भी बुरी नहीं है। लेलिन ने संतोष में सिर हिलाया। ये सीलिंग मंत्र रचना कुछ ऐसी थी जो उसने 4 सीजन्स गार्डन में पियरे को ब्लैकमेल करने से प्राप्त की थी। ये निश्चित रूप से गोदाम में सुरक्षित रूप से रखे जाने लायक चीज थी क्योंकि यह काफी प्रभावी थी। ऐसा लग रहा था कि पियरे ने उसे कोई घटिया वस्तु नहीं दी थी जो उसके विरुद्ध जा सके। इसके बाद लेलिन ने अपना ध्यान उस मंत्र संरचना की ओर लगाया जो बीच में धंसी हुई थी। एआई चिप। मंत्र डिजाइन पर रून्स की तुलना करें। उसकी आंखों में प्रकाश की एक नीली किरण चमक उठी और सीधे मंत्र रचना पर चमक उठी। लेलिन की आंखों के सामने भारी मात्रा में डेटा चमक उठा। इस समय अनगिनत रूनों और डिजाइनों की तुलना की जा रही थी। पहले वाला लाल क्रिस्टल तो केवल एक चाबी थी। इस पर प्रयुक्त रून अजीब थे और लेलिन के पास पहले रून से इसके कार्य को बताने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन अब चाबी और चाबी का छेद दोनों ही यहाँ थे। इसलिए वह दोनों छोरों पर स्थित रूनों के बीच तुलना करने में सक्षम था तथा मंत्र निर्माण और क्रिस्टल के मोटे तौर पर कार्यों को बताने में सक्षम था। कुछ ही सेकंड बाद एआई चिप का निष्कर्ष लेलिन के सामने प्रकट हुआ। जो हिस्सा धंस गया है वह एक सीलिंग संरचना है और क्रिस्टल का कार्य विस्फोट करना है। लेलिन ने जब पहली 2 पंक्तियां पढ़ी तो उसके चेहरे पर एक ठंडी सी झलक उभर आई। बहुत अच्छा विशाल, बस तुम इंतजार करो। एआई चिप की रोबोट जैसी आवाज लगातार गूंजती रही। बलि का बकरा। मंत्र निर्माण द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा से विश्लेषण से पता चलता है कि मंत्र निर्माण में चेतना के शरीर के रहने की संभावना 78.9% है। एआई चिप का निष्कर्ष लेलिन के सामने प्रस्तुत किया गया। चेतना का शरीर। लेलिन की आंखें चमक उठीं। क्या आप इसकी तुलना डेटाबेस से कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि यह किस प्रकार का चेतना निकाय है? खोज रहा हूं। बीप। डेटाबेस में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मेजबान शरीर की मौजूदा यादों से तुलना करके एआई चिप तेजी से काम करती है। कुछ सेकंड बाद लेलिन को एक नया निष्कर्ष दिखाया गया। चेतना का शरीर एक आभा उत्सर्जित करता है जो अनंत नदी के मैदानों के गुप्त विमान से आती है। गुप्त विमान से एक विशेष प्राणी होने का दृढ़ संकल्प। गुप्त विमान के प्रवेश के बड़े प्लेटिनम गेट के साथ संगतता 67%। प्लेटिनम गेट। लेलिन की आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक उसे प्लेटिनम गेट की याद आ गई जो मुख्यालय के ठीक सामने एक प्राचीन अस्तित्व की तरह लग रहा था। द्वार से अपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति तरंगें उत्सर्जित हो रही थीं। ऐसा लगता है कि मुझे डर है कि प्लेटिनम का दरवाजा पहले से ही अपनी स्वयं की बुद्धिमत्ता विकसित कर चुका है। हालांकि इसे मैगी द्वारा 4 सीजन्स गार्डन से हटा दिया गया था और यहां सील कर दिया गया था।
इसलिए इसकी आध्यात्मिक शक्ति तरंगों ने मुझे ऐसा अजीब एहसास दिया। लेलिन धीरे धीरे पूरी प्रक्रिया के साथ आया जिसके कारण ये परिणाम सामने आया। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि फोर सीजन्स गार्डन ने गुप्त विमान के प्रवेश द्वार की चेतना को क्यों सील कर दिया था, लेकिन कुछ ही कारण थे जिनके बारे में लेलिन सोचने की जहमत नहीं उठाने वाला था। उनका ध्यान इस बात पर अधिक था कि यदि गुप्त विमान की चेतना नष्ट हो गई तो उसके प्रवेश द्वार का क्या होगा। आखिरकार जो लाल क्रिस्टल जायंट ने उसे दिया था वह कोई गुप्त मंत्र नहीं था। इसके बजाय यह मंत्र निर्माण के साथ साथ भीतर की चेतना को भी नियंत्रित करेगा और उन्हें एक साथ नष्ट कर देगा। एआई चिप, गुप्त विमान की चेतना के शरीर के विनाश के परिणामों का अनुकरण करें, लेलिन ने धीरे से कहा। उसका चेहरा उदास और भयानक था। बीप, मिशन स्थापित हुआ। उच्च स्तरीय पैटर्न के साथ तुलना शुरू हुई। डेटा आयात कर रहा हूं, एआई चिप ने निष्ठापूर्वक कहा, जिसके बाद परिणाम लेलिन के सामने रखा गया। नकली प्रयोगों और अवशेषों के आधार पर यदि चेतना का शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो प्लेटिनम गेट के नष्ट होने की संभावना 79.8% है। प्रवेश द्वार स्वतः ही बंद हो जाएगा तथा सील कर दिया जाएगा। इसके विपरीत होने की संभावना 15.2% है। तब यह प्रवेश द्वार सार्वजनिक प्रवेश द्वार बन जाएगा और किसी भी जीवित प्राणी के लिए खुला होगा। अंतिम 5% संभावना के अज्ञात परिणाम हैं। लेलिन, जो चुपचाप निष्कर्ष पढ़ रहा था, अचानक सब कुछ समझ गया। इटर्नल रिवर प्लेन्स के गुप्त विमान के लिए लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रवेश द्वार का अधिग्रहण था। 7 प्रवेश द्वार खोजे गए थे, जिनमें से 4 का नियंत्रण प्रकाश मागी द्वारा किया जाता था। ये नियंत्रण न केवल बाहरी क्षेत्रों पर स्थापित मैगी सेना को संदर्भित करता था, बल्कि एक निश्चित कुंजी को भी संदर्भित करता था जो प्रवेश द्वार के खुलने और बंद होने को नियंत्रित कर सकती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कुंजियां प्रत्येक द्वार की चेतना के मूल शरीर को दर्शाती हैं। यदि मैं इस क्षेत्र में विस्फोट कर दूं तो फोर सीजन्स गार्डन का प्रवेश द्वार गायब हो जाने की बहुत अधिक संभावना है। तब अंधेरे और प्रकाश वाले मैगी के पास समान संख्या में प्रवेश द्वार होंगे और गुप्त विमान पर कब्जा करने की कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं होगा। लेलिन आसानी से डार्क मैगी के इरादों को जान सकता था। ये जादूगर यहाँ के प्रवेश द्वार को नष्ट करने की योजना बना रहे थे। प्रवेश द्वार पर नियंत्रण पाने का मतलब था बड़ी मात्रा में भूमि, प्रचुर संसाधन, साथ ही भारी संख्या में सैनिक प्राप्त करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध में लूटे गए माल को ले जाने की गति बढ़ाई जाएगी। लाइट मैगी के पास वर्तमान में 4 प्रवेश द्वार थे। चाहे विकिरण वाले क्षेत्रों की बात हो या संभावित युद्ध शक्ति की, वे डार्क मैगी से बड़े अंतर से आगे निकल गए। इसलिए डार्क मैगी को इस बाधा की भरपाई के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। भले ही यह स्थान नष्ट न हुआ हो, फिर भी इस स्थान को प्रकाश मागी से लूटना आवश्यक था। वे इस स्थान को सार्वजनिक क्षेत्र बनाना चाहेंगे, न कि इसे प्रकाश मागी द्वारा नियंत्रित होने देंगे। चतुर, बहुत ही चतुराईपूर्ण योजना। लेलिन, जो इस पूरी स्थिति को समझ चुका था, इस ऑपरेशन को करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि इस खेल में आखिरी मोहरे के रूप में वह बहुत कठिन स्थिति में थे। यदि वह चेतना के शरीर को अभी नष्ट कर दे तो गुप्त तल का द्वार तुरंत क्षतिग्रस्त हो जाएगा और संभवतः अपनी क्षमताओं को हमेशा के लिए खो देगा। यह अच्छी बात हो भी सकती है और नहीं भी। लेलिन, जिसने ये कार्य पूरा कर लिया था, को डार्क मैगी द्वारा उच्च सम्मान दिया जाएगा, लेकिन लाइट मैगी निश्चित रूप से उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। यह ऐसा निर्णय था जिस पर उसे सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी। क्या उस थोड़ी सी योग्यता के लिए वास्तव में पूरे लाइट मैगी गठबंधन को नाराज करना उचित था? क्या अभी भी, क्या इस पर आगे विचार करने की आवश्यकता है? लेलिन की आंखें चमक उठीं। इस क्रिस्टल और अत्यंत उपयुक्त समय को देखते हुए ऐसा लगता है कि छाया में कोई है जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। इस व्यक्ति को फोर सीजन्स गार्डन में भी उच्च पद पर होना चाहिए, अन्यथा उसके लिए इतना कुछ करना असंभव होगा। मुझे लगभग यकीन हो गया है कि वह कौन है। जब ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो वह सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा। मुझे देशद्रोही करार दिया जा सकता है और मौत के घाट उतार दिया जा सकता है, जबकि उसे हर चीज के लिए सबसे अधिक पुण्य मिलेगा। लेलिन के होठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। प्राचीन काल से ही जासूस का पद सबसे कठिन माना जाता रहा है। यदि वे सफल भी हो गए तो यदि ऑपरेशन को शुरू करने वाला व्यक्ति मामले को सुलझाने के लिए तैयार नहीं था तो जासूस को ही सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा उसके जैसे निम्न स्तर के जासूस की तुलना में वहां एक उच्च पद वाला जासूस था जो फोर सीजन्स गार्डन में लंबे समय से काम कर रहा था तथा और भी अधिक वफादार विकल्प था। यदि उनके बीच हितों का टकराव हो तो थाउजेंड मैडलिंग हैंड्स किसे चुनेगा? यह एक आलंकारिक प्रश्न था। इसके अलावा उन्होंने जॉइंट के साथ जो अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था उसमें केवल ये निर्दिष्ट था कि वह फोर सीजन्स गार्डन की मदद नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा करने का उनका कारण उनका अपना लाभ था। फोर सीजन्स गार्डन से कुछ लाभ प्राप्त करने की उनकी अपनी इच्छा के कारण यह स्पष्ट था कि अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध जाने पर उन्हें कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं झेलना पड़ेगा। इस डर से कि लेलिन सहमत नहीं होगा, जायंट ने शर्तों को बहुत सख्त बनाने की हिम्मत नहीं की। यदि शर्तों में कहा गया हो कि उसे विशिष्ट चीजों को नष्ट करना है तो लेलिन निश्चित रूप से आगे की जांच करेगा और अनुबंध पर हस्ताक्षर न करने का निर्णय ले सकता है। टूट जाओ। लेलिन ने बर्फ की नीली गेंद का सामना करते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली।
काचा काचा। बर्फ के गोले से बर्फ के अनगिनत टुकड़े गिरे और इसके तुरंत बाद बर्फ के गोले की सतह पर असंख्य दरारें आ गईं। तारांकन, दरार 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 दरार, तारांकन। अंततः बर्फ का पूरा हल्का नीला गोला टूट गया और उसके साथ ही लाल क्रिस्टल भी चूर्ण में बदल गया। ये जादू डिजाइन जो जादू संरचना को नष्ट कर देगा, लेलिन द्वारा नष्ट कर दिया गया था। बस ऐसे ही लेलिन ने इस पर गहराई से सोचा था। फोर सीजन्स गार्डन को धोखा देना ठीक था। अधिक से अधिक वह एक और संगठन का दुश्मन बन जाता, लेकिन गुप्त विमान के द्वार को नष्ट करने का मतलब होता पूरे प्रकाश मैगी गठबंधन को नाराज करना। वर्तमान अनंत नदी के मैदानों का गुप्त विमान मांस का एक बड़ा टुकड़ा था जिसे अंधेरे और प्रकाश वाले मैगी अपने पेट में निगलने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुप्त विमान का द्वार सिर्फ फोर सीजन्स गार्डन का नहीं था, बल्कि पूरे प्रकाश मैगी गठबंधन का था। फोर सीजन्स गार्डन उन पात्रों में से एक था जो प्रवेश द्वार पर नजर रखते थे। जिस क्षण लेलिन ने प्रवेश द्वार को नष्ट कर दिया, सभी प्रकाश मैगी बल इस लड़ाई में अपना लाभ खो देंगे। प्राचीन काल से ही किसी व्यक्ति की आजीविका नष्ट करना अपने माता पिता की हत्या करने के समान माना जाता था। मैगी के लिए ये गुप्त विमान एक विशाल सोने की खान था, जहां से असीमित मात्रा में उच्च श्रेणी की सामग्री प्राप्त की जा सकती थी। यदि वह स्वयं को इस प्रकार प्रकाश मागी के विरुद्ध खड़ा कर दे, तो उसे पृथ्वी के छोर तक खदेड़ा जाएगा और उसका कोई अंत नहीं होगा। इसके अलावा सभी प्रकाश मागी शक्तियां अपने शत्रु का सफाया करने के लिए एक साथ काम करेंगी। इस ऑपरेशन के खतरे पहले की तुलना में कहीं अधिक थे, जब उसने लोगों को इकट्ठा किया था और बेशर्मी से लूटपाट की थी। दक्षिणी तट पर हल्के मैगी शीर्ष पर थे। यदि पूरा लाइट मैगी गुट उसके खिलाफ था, तो लेलिन के लिए जीवित रहना असंभव था। वह केवल एक निर्जन स्थान ढूंढ सकता था और वहां एक सन्यासी का जीवन जी सकता था। यदि उसका डार्क मैगी गठबंधन में कनेक्शन होता तो चीजें अभी भी ठीक होती। ये ऑपरेशन डार्क मैगी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उसके विशाल योगदान के आधार पर डार्क मैगी के साथ उसका जीवन आरामदायक होगा। यह अफसोस की बात थी कि लेलिन ने 1000 मैडलिंग हैंड्स में आधे रास्ते से प्रवेश किया था और वह उतना भरोसेमंद नहीं था। अन्यथा वह ऐसा करने में धोखा नहीं खाता। इसके अलावा डार्क मैगी गठबंधन में उसका कोई समर्थन नहीं था, बल्कि उसके अंदर ही कुछ दुश्मन थे। आखिरकार एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी डार्क मैगी गठबंधन का सदस्य था। उसने लिलीटेल परिवार के बुजुर्ग मेटालिक ल्यूनेटिक मार्क की निर्लजतापूर्वक हत्या कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप रक्त ऋण हो गया। मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद लेलिन ने निष्कर्ष निकाला कि गुप्त विमान के द्वार को विस्फोट करके नष्ट करने से उसे कोई लाभ नहीं हुआ और वह वास्तव में बलि का बकरा बन गया होता। लेलिन निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करने वाला था जिससे उसके अपने हितों को नुकसान पहुंचे। इसलिए रेनॉल्ट के कार्यालय पर एक आखिरी नजर डालने के बाद वह निर्दयतापूर्वक वहां से चला गया। अल्पविराम। तारांकन, गड़गड़ाहट। तारांकन इटर्नल रिवर प्लेन के गुप्त तल पर स्थित फोर सीजन्स गार्डन के मुख्यालय के भीतर मंत्रों के विस्फोट से उत्पन्न अपार ऊर्जा तरंगों को हर जगह महसूस किया जा सकता था। उन ध्वनियों में दयनीय चीखें और उन्मत्त हंसी मिश्रित थी। इस बार डार्क मैगी का हमला बहुत भयंकर था और वे तेजी से मुख्यालय के केंद्र तक पहुंच गए। इसलिए लेलिन को रास्ते में बहुत कम आधिकारिक मैगी मिले। किसी ने भी उनसे पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए उनकी पूरी यात्रा बहुत ही सहज रही। काले लबादे पहने कई मैगी अपनी काली इच्छाओं को खुलकर व्यक्त कर रहे थे और कुछ मैगी को आग की लपटों में जलते हुए देखा जा सकता था। भीषण आग ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और समृद्ध एवं व्यस्त व्यापारिक केंद्र को आग के सागर में बदल दिया। फोर सीजन्स गार्डन के आधिकारिक मैगी सहायता की प्रतीक्षा करते हुए डार्क मैगी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जिन मैगी ने किसी का पक्ष नहीं लिया था, वे ज्यादातर बिना उंगली उठाए देखते रहे, जबकि केवल कुछ ही लोग थे जो फोर सीजन्स गार्डन के साथ अच्छे संबंध रखते थे। उन्होंने लड़ाई में भाग लेने का फैसला किया। मैगी ठंडे लोगों का एक समूह था और ये देखकर कि अंधेरे और प्रकाश वाले मैगी एक बड़े पैमाने पर लड़ाई में भाग ले रहे थे, वहां मौजूद अधिकांश मैगी ने खुद को छिपाने और निरीक्षण करने का फैसला किया। ये स्पष्टतः अनुचरों के लिए मामला था। जब आधिकारिक मैगी लड़ रहे थे तो उन्हें हस्तक्षेप करने का मौका भी नहीं मिला। आमतौर पर किसी आधिकारिक जादूगर की जादू की एक छोटी सी लहर भी बड़ी संख्या में मौत का कारण बन सकती है। चीजें बहुत अव्यवस्थित लग रही हैं। लेलिन बिना किसी परवाह के हंस पड़ा। यद्यपि उन्होंने फोर सीजन्स गार्डन की पोशाक पहन रखी थी, फिर भी उनके चेहरे पर भाव बहुत ही शांत और बर्फ की तरह ठंडे थे, मानो यहाँ हो रही हर चीज से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। मैगस, लेलिन, तुम क्या कर रहे हो? इसी समय एक आकृति तेजी से लेलिन के सामने प्रकट हुई। ये डोलोरिन था। रक्षा दल के इस उपनेता की हालत बहुत दयनीय थी। उसका सफेद वस्त्र फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। रक्त दुष्ट की उपस्थिति। मैगस, लेलिन, रक्षा दल के उप टीम लीडर के रूप में मेरे अधिकार में आपको अस्थायी रूप से बेदखल कर दिया जाएगा। वे शापित काले मैगी कमीने हमारे मुख्यालय को लूट रहे हैं और हमारे परिवार और दोस्तों को मार रहे हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। आओ हम चलें और दुश्मन का विरोध करें। डोलोरिन ऐसा लग रहा था मानो वह उन्माद में था और क्रोध से जल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच फोर सीजन्स गार्डन के प्रति वफादार था। एक बड़े प्रकाश मैगी संगठन के रूप में फोर सीजन्स गार्डन में एकता की भावना बहुत मजबूत थी। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में भी कई आधिकारिक मागी और यहां तक कि उनके अनुयायी भी अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ने के लिए तैयार थे।
क्षमा करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेलिन ने उत्साहहीनता से कहा। क्या कहा आपने? डोलोरिन की आंखें फटी की फटी रह गईं, वह जो सुन रहा था उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। मैंने कहा था ना, अब मैं मुख्यालय में गश्त निरीक्षक हूं। मेरी स्थिति का अर्थ यह है कि मेरे पास आपके उस मृत टीम लीडर के समान ही अधिकार हैं। यहां तक कि उसके पास भी मुझे कुछ करने का आदेश देने की शक्ति नहीं थी, और न ही आपके पास। लेलिन ने आंखें सिकोड़ लीं, जिससे डोलोरिन क्रोध से उबल पड़ा। आप, तुम्हारी हिम्मत! डोलोरिन ने लेलिन की ओर इशारा किया, उसकी उंगली कांप रही थी। यद्यपि उसके होठ फड़क रहे थे, फिर भी उसने एक शब्द नहीं कहा। लेलिन के तर्क का खंडन नहीं किया जा सकता था, और अपनी वर्तमान स्थिति के साथ, उसके पास लेलिन को, जो उच्च पद पर था, कुछ भी करने का आदेश देने का अधिकार नहीं था। तो फिर, लॉर्ड लेलिन, आप कहाँ जा रहे हैं? डोलोरिन ने अचानक अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करके और अपनी आंखें लेलिन पर टिकाकर पूछा। क्या आप मेरे काम में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं? लेलिन ने धीमे स्वर में कहा जब उसने इस मजबूत आदमी को देखा। बिल्कुल नहीं, बात बस इतनी सी है कि एक दूत अभी अभी मुख्यालय से आया है और प्रयोग क्षेत्र 3 में पहरा दे रहा है। मुझे लगता है कि आप उससे मिलना चाहेंगे। डोलोरिन ने अपना सिर नीचे कर लिया, यद्यपि उसके शब्दों से पता चल रहा था कि उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। मुख्यालय से कोई दूत? लेलिन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह एक महत्वपूर्ण पद था और संपूर्ण फोर सीजन्स गार्डन की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। ये व्यक्ति स्पष्टतः एक गश्ती निरीक्षक के रूप में अपनी अस्थायी भूमिका से कहीं अधिक ऊंचे पद पर था। मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? कौन है भाई? लेलिन ने पूछा। ये लॉर्ड रेनॉल्ड का निजी शिष्य, लॉर्ड वेड है। डोलोरिन के मुंह से जो नाम निकला वह अप्रत्याशित था, लेकिन साथ ही तर्कसंगत भी था। तो यह वही है, कोई आश्चर्य नहीं। लेलिन ने सिर हिलाया। वेड एक मैगस था जिसका पालन पोषण फोर सीजन्स गार्डन में हुआ था। जब वह एक सामान्य मनुष्य था तब से लेकर जब तक वह एक अनुयायी नहीं बन गया और फिर मैगस बन गया। उनका संपूर्ण अस्तित्व फोर सीजन्स गार्डन से घनिष्ठ संबंध रखता था और वे निश्चित रूप से वफादार थे। इसके अलावा यहाँ का प्रभारी व्यक्ति रेनॉल्ड था, जो उसका शिक्षक भी था। संचार और संपर्क के मामले में उन्हें स्वाभाविक लाभ प्राप्त था। इस समय किसी दूत का आना परेशानी भरा होगा। लेलिन का दिल धड़क उठा। इसके तुरंत बाद डोलोरिन ने सीधे लेलिन को देखा। महाराज, इस पर विचार करें। चूंकि यह मुख्यालय से आया दूत है और स्थिति अब कुछ गंभीर हो गई है, इसलिए मुझे उससे मिलना होगा। लेलिन ने उदासीनता से कहा। क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हुए उन्होंने देखा कि अंधेरे और प्रकाश वाले मैगी युद्ध में डूबे हुए थे और किसी के पास उन पर ध्यान देने का समय नहीं था। इसके अलावा वे एक कोने में थे और दूर से उन्हें देखे जाने की संभावना बहुत कम थी। इस स्थिति को नोट करने के बाद लेलिन के चेहरे पर अभिव्यक्ति शांत हो गई और उसने अपने हाथों को अपनी आस्तीन में डाल लिया। अच्छी बात है, आह! डोलोरिन के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसके बाद उसकी आंखों में एक जटिल चमक थी, मानो उसके दिमाग में कोई बुरी योजना पनप रही हो। हालांकि ये सब कुछ तुरंत ही जलते हुए लाल ताड़ के पेड़ों की एक जोड़ी द्वारा नष्ट कर दिया गया। इन लाल हथेलियों में रक्त की लाल लपटें थीं जो डोलोरिन की जन्मजात रक्षा मंत्र संरचना को कागज की तरह भेदती हुई सीधे उसकी छाती में घुस गईं। डोलोरिन के चेहरे पर अविश्वास की एक झलक उभरी, इससे पहले कि वह रक्त लाल लपटों के नीचे राख के ढेर में बदल जाता। लेलिन ने शांति से अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब वह नंबर 1 प्राणी था जो रैंक 2 मैगी के बाद दूसरे स्थान पर था। डोलोरिन प्रथम श्रेणी का मैगस था जो अभी शिखर पर भी नहीं पहुंचा था। लेलिन ने पूरी ताकत लगाकर छिपकर हमला किया था और इस प्रकार डोलोरिन एक ही हमले में मारा गया था। राख के भीतर से भूरे रंग की रोशनी की एक झलक उठी और एक भूरे रंग की खोपड़ी में बदल गई, जो लेलिन की ओर झपटी। ओह, एक गुप्त छाप! मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डोलोरिन के साथ ऐसा कुछ होगा। उसकी आंखों में रक्त सी लाल चमक चमक उठी और उसकी पुतलियों से 2 लाल किरणें निकलीं, जो सीधी रेखा में छाप पर गिरीं। तारांकन ससी। तारांकन बड़ी मात्रा में सफेद धुंध उठी और लाल किरणों के नीचे खोपड़ी की छाप फैल गई। ये छोटे भूरे धब्बों में बदल गया जो हवा में गायब हो गए। यह उसी प्रकार की छाप थी जो बोसेन और टोराश के पास थी, जिन्हें लेलिन ने मार डाला था। यह एक छाप थी जिसका उपयोग मैगी उन लोगों पर करते थे जिनसे वे बदला लेना चाहते थे। जब लेलिन अभी भी एक अनुयायी था तो इस प्रकार की छाप को हटाना बहुत कठिन था। जैसे ही वह इसके संपर्क में आया, मैगी के लिए भी इसका पता लगाना आसान था। यही कारण था कि उसने उन 2 अनुचरों को मारने के लिए सबसे सीधा और सरल तरीका अपनाया था। लेकिन अब यह अलग था। लेलिन शीर्ष रैंक 1 मैगस तक आगे बढ़ गया था। एक सामान्य जादूगर की छाप को थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति से आसानी से हटाया जा सकता है। वह केवल उस गुप्त छाप से भयभीत था जिसे रैंक 2 मैगी ने व्यक्तिगत रूप से स्थापित किया था। रैंक 1 मैगस छाप उसके लिए चिंता का विषय नहीं था। छाया क्लोन। ये सब करने के बाद भी लेलिन संतुष्ट नहीं हुआ और उसने हड्डियों और राख के ढेर की ओर इशारा किया। एक काली छाया वाला क्लोन छाया से बाहर रेंगता हुआ आया और राख में प्रवेश कर गया। अब राख के साथ मिला हुआ छाया क्लोन फैल गया, बड़ा हो गया और एक अन्य मनुष्य बन गया जो डोलोरिन के समान था। उनके चेहरे और पोशाक लगभग एक जैसे थे, यद्यपि छाया क्लोन की त्वचा काली थी। यह अजीब और डरावना था। आकार बदलने वाला मंत्र। उसके हाथ के खिंचाव से दूधिया सफेद रोशनी उसकी हथेली में एकत्रित हुई और क्लोन के शरीर पर जा पड़ी।
आकार बदलने वाले मंत्र के प्रभाव से क्लोन की त्वचा तुरंत गोरी हो गई तथा उसके चेहरे पर भी कुछ रंग आ गया। ये बिल्कुल डोलोरेन जैसा दिखता था। जाना, फोर सीजन्स गार्डन में मैगी को अपना चेहरा दिखाओ और फिर युद्ध में मरने के लिए उपयुक्त समय ढूंढो, लेलिन ने निर्देश दिया। छाया क्लोन जो डोलोरेन में बदल गया था, लेलिन की ओर झुका और तेजी से भाग गया। क्या आप मुझे इस समय नेता से मिलवाकर मुझे हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं? लेलिन ने जमीन की ओर देखा, जहां डोलोरेन एक बार बैठा था। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। चाहे वह अंधेरे या प्रकाश वाले मैगी को मारना हो, इनमें से किसी का कोई मतलब नहीं है। असली खजाना मेरा इंतजार कर रहा है। समय निकलता जा रहा है और मेरे पास आपके साथ खेलने का समय नहीं है। लेलिन का मूल इरादा अराजकता का फायदा उठाना और कुछ लाभ प्राप्त करना था, लेकिन डोलोरेन ने लेलिन को मुख्यालय से आए दूत से मिलने की योजना बना ली थी, इसलिए लेलिन के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये लेलिन के इरादों के बिल्कुल विपरीत था, इसलिए डोलोरेन को मरना होगा। अब ब्लड रॉक के प्रकट होने का समय आ गया है, लेलिन ने खुद से कहा। उसकी दाहिनी भुजा में प्रकाश की किरणें दिखाई दी और एक लाल मुखौटे में बदल गईं। उनके वस्त्र में भी कुछ परिवर्तन हुए और उनका रंग गहरा लाल हो गया, जो मूल सफेद वस्त्र से बिल्कुल विपरीत था, और ऐसा लग रहा था मानो उस पर ताज़ा खून के धब्बे लगे हों। उसका आभामंडल भी बदल गया, उसमें रक्तपिपासा और बुराई की गंध आ रही थी। उसे देखना ही आधिकारिक मैगी को पसीने से तरबतर कर देने के लिए पर्याप्त था। थाउजेंड मैडलिंग हैंड्स में लेलिन की दूसरी पहचान, ब्लड रॉग, अब सामने आई है। ब्लड रॉग में तब्दील होने के बाद लेलिन ने एक दिशा पहचान ली और मेरिट पॉइंट एक्सचेंज हॉल की दिशा में दौड़ पड़ा। यदि कोई व्यक्ति संभव होने पर लाभ नहीं उठाता तो वह मूर्ख होगा। मेरिट पॉइंट एक्सचेंज हॉल में लड़ाई भी सबसे तीव्र थी, जहां विभिन्न मंत्र और ऊर्जाएं हर जगह उड़ रही थीं। मलबे के भीतर फोर सीजन्स गार्डन के सफेद वस्त्र में रक्षा दल के मैगी और थाउजेंड मैडलिंग हैंड्स के काले वस्त्र में मैगी अब एक साथ उलझ गए थे। सभी प्रकार के संसाधनों के टुकड़े और अवशेष जमीन पर बिखरे पड़े थे। यहां तक कि वहां एक बौद्धिक क्रिस्टल बॉल भी थी, जिसे मलबे के भीतर एक कोने में फेंक दिया गया था। अपनी आंखों के कोने से लेलिन ने कुछ छिपी हुई काली आकृतियों की खोज की, जो ऊर्जा तरंगों का उत्सर्जन करती थीं, जो अनुचरों से संबंधित थीं। वे अविश्वसनीय रूप से लापरवाह होंगे, यहां तक कि मैगी के बीच लड़ाई में भाग लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। ये आकृतियां युद्ध के मैदान में घात लगाए बैठी रहती थीं, उनकी लालची छोटी छोटी आंखें जमीन पर बिखरी वस्तुओं पर टिकी रहती थीं। भले ही उन्हें इसके लिए अपनी जान देनी पड़े, फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वे अपने जीवन काल में इन वस्तुओं को प्राप्त कर पाएंगे। अराजक स्थिति का लाभ उठाते हुए कुछ साहसी अनुचरों ने वास्तव में इन वस्तुओं पर डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन प्रकाश की एक बर्फीली नीली किरण बिखर गई और ऊर्जा की शेष तरंगें वहां उपस्थित एक अनुचर से टकराईं। इस अनुयायी को आवाज निकालने का भी मौका नहीं मिला और वह नीली रोशनी के बीच बर्फ की मूर्ति में बदल गया। इस दयनीय दृश्य को देखकर बड़ी संख्या में अनुयायी डर गए। हालांकि कुछ भाग्यशाली अनुचर भी थे जो कुछ संसाधन और सामग्री प्राप्त करने के बाद सफलतापूर्वक युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गए। यद्यपि वहां उपस्थित आधिकारिक मैगी को उनकी उपस्थिति का पता चल गया था, लेकिन वे इन अस्तित्वों से परेशान नहीं थे, जो चींटियों की तरह ही असाधारण थे। मैगी के तर्क का उपयोग करते हुए इन अनुयायियों ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया और इस अवसर की तलाश में संघर्ष किया। उन्होंने ये जानते हुए भी ऐसा किया कि यदि किसी आधिकारिक जादूगर ने उन्हें आंखों में खटकने वाला पाया तो उन्हें तुरंत अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेलिन ने अचानक इस पर विचार किया और महसूस किया कि मैगस का रास्ता खून और क्रूरता से भरा था। वह नपी तुली चाल से आगे बढ़ा और युद्ध के केंद्र में प्रवेश कर गया। ये लॉर्ड ब्लड रॉग है। लॉर्ड ब्लड रॉग यहाँ है। वहां उपस्थित हजारों दखलंदाज हाथों के जादूगर तुरंत चौंक गए। उनके बीच एक विशाल काले कृंतक जैसा मैगस था, जिसने जल्दी से अपने प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पा लिया और लेलिन के सामने झुक गया। ये वास्तव में लॉर्ड ब्लड रॉग है। इसका बहुत समय हो गया। अब उस विशालकाय कृंतक की आंखें हरी हो गई थीं, जिनका आकार लोंगन फल के समान था और वे किसी भी क्षण चाटने के लिए तैयार दिखाई देती थीं। जब से लेलिन ने पिछली लड़ाइयों में अपनी असाधारण युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया था और बाल्ड वैनम बिना किसी निशान के गायब हो गया था, तब से इस बड़े कृंतक ने स्थिति का अच्छी तरह से विश्लेषण किया था और लेलिन से माफी मांगी थी। इसने बड़ी संख्या में कीमती सामान भी भेजा था। तब से वह उत्सुकता से लेलिन के पास जाता और उसका अभिवादन करता, बिल्कुल उसके नौकर की तरह व्यवहार करता। पवित्र देवदूत एन। इस विशाल कृंतक जैसे काले मैगस का सामना करते समय लेलिन ने केवल थोड़ा सा सिर हिलाया। आप बिल्कुल समय पर आए हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आपकी स्वाभाविक प्रतिभा की आवश्यकता होती है। मेरे पास रहो। जी महाराज। बड़े कृंतक की आंखों में खुशी की चमक दिखाई दी और वह तुरंत लेलिन के पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। ये बहुत स्पष्ट था कि इस बड़े पैमाने के युद्ध में, यहां तक कि आधिकारिक मैगी के लिए भी, मृत्यु की संभावना कम नहीं थी। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करने के अलावा, कृंतक मैगस को अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत समर्थकों की भी आवश्यकता थी। ये जीवित रहने का एक तरीका था। कौन है वो विरोधी? फोर सीजन्स गार्डन मैगी ने संदेह से पूछा, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से लेलिन को नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि वह अभी था। ये हजारों दखलंदाज हाथों से खूनी दुष्ट है।
ऐसा कहा जाता है कि उसके अपराध पागलपन भरे हैं और मात्र 1 वर्ष के छोटे से अंतराल में ही वह 9 बड़े अपराध कर चुका है और उसे वांछित सूची में कुख्यात अपराधी घोषित कर दिया गया है। एक अन्य वृद्ध प्रकाश मैगी ने लेलिन को गौर से देखा, उसकी आंखों में एक अकथनीय भय प्रकट हो रहा था। लेलिन केवल धीरे से हंसा और उनके पास गया, जबकि दोनों डाक मैगी सम्मानपूर्वक पीछे हट गए। मैं ये केवल एक बार ही कहूंगा। कदम, उसने प्रकाश मैगी से बेशर्मी से बात की। क्या तुम पागल हो? ये देखकर कि लेलिन ने वास्तव में प्रकाश मैगी के एक पूरे समूह को धमकाने का साहस किया, यहाँ तक कि हजारों हस्तक्षेप करने वाले हाथों में से कुछ मैगी ने भी सोचा कि लेलिन पागल है। हालांकि बड़े कृंतक और बाकी लोग जो लेलिन को बेहतर जानते थे, वे कुछ कदम पीछे हटते समय अपने सिर की त्वचा में सुन्नापन महसूस कर सकते थे। एक बार लॉर्ड रेनॉल्ड वापस आ जाए तो आप सभी पागल डाक मैगी। उफ! एक प्रकाशमान मैगस बाहर खड़ा था और सही ढंग से बोल रहा था। हालांकि कुछ ही देर बाद एक पारदर्शी काला विशाल सर्प अंतरिक्ष से यात्रा करता हुआ उसके सामने प्रकट हुआ। उसने अपना मुंह, जो तीखे दांतों से भरा था, बढ़ाकर उसकी गर्दन पर काट लिया। काचा, तारांकन एक तीखी ध्वनि उत्पन्न हुई और इस हल्के मैगस की जन्मजात रक्षा संरचना सांप के काटने से 1 सेकंड से भी कम समय में टुकड़े टुकड़े हो गई। इसके बाद अजगर ने सीधे मैगस की असुरक्षित गर्दन पर काट लिया। रीढ़ की हड्डी टुकड़े टुकड़े हो गई थी और मांस और खून हर जगह उड़ने लगा था। ईमानदारी से, क्या तुम सब बहरे हो? प्रकाश मैगस की लाश जोर से जमीन पर गिर गई और लेलिन के रक्त लाल वस्त्र से प्रकाश की लाल किरणें निकलने लगीं। वह अपने सामने स्थित प्रकाशमान मैगी की ओर मुखातिब हुआ और शांतिपूर्वक बोला, बस बस, किस स्तर का? ये शक्ति उस अर्ध परिवर्तित जादूगर की शक्ति से कहीं अधिक है जो वह था। लेलिन को एक आधिकारिक मैगस को एक ही झटके में मारते देख उसके पीछे खड़ा बड़ा काला कृंतक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने जो कुछ जाना था उसके अनुसार थाउजेंड मैडलिंग हैंड्स में केवल कुछ ही शीर्ष रैंक एक मैगी थे, जैसे कि जायंट, जो ऐसा कर सकते थे। हालांकि एक और व्यक्ति उनके दल में शामिल हो गया था, ब्लड रॉग। यहां तक कि यह अनुमान भी लगाया गया कि ब्लड रॉग इस समय जॉइंट और अन्य बुजुर्गों से भी आगे निकल गया होगा। यह विचार करते हुए, एक प्रसन्नतापूर्ण तथा उससे भी अधिक तीव्र दृष्टि से जो उसके दुबले पतले और खोखले चेहरे पर देखी जा सकती थी, उसने लेलिन के शरीर को घूरा। चल देना, उसने वास्तव में टोगो को मार डाला। 4 सीजन्स गार्डन की एक महिला मैगस ने टोगो की लाश को अविश्वास से देखा और पागल हो गई। मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके चेहरे पर पागलपन की झलक के साथ वह फिर दूधिया सफेद रोशनी की एक किरण में लिपटी हुई थी। काचा, तारांकन, प्रकाश की आड़ में उसके कपड़े फट गए और एक युवा महिला का सुडौल शरीर प्रकट हुआ। उसी समय उसकी पीठ से स्वच्छ सफेद पंखों की परतें निकलीं, जो अंततः बड़े सफेद पंखों की एक जोड़ी बन गईं। पवित्र रूप, ऐसा लग रहा है कि वह पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। आसपास के जादूगर आश्चर्यचकित हो गए तथा उनकी प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न थीं। कुछ ने पीछे हटने का फैसला किया, अन्य लोग किनारे से भागे और भी अधिक हल्के मैगी आए और लेलिन को घेर लिया। पवित्र न्याय, मानो कोई देवदूत धरती पर उतर आया हो। महिला जादूगरनी का चेहरा पवित्र प्रकाश से चमक उठा। उसकी आंखें शुद्ध सोने में बदल गईं जब उसने सीधे लेलिन की ओर इशारा किया। रोशनी, शुद्ध, स्पष्ट पवित्र प्रकाश ने एक शूरवीर के भाले का निर्माण किया, जिसके साथ पृष्ठभूमि में एक पवित्र कोरस भी था। एक विशाल ऊर्जा के साथ वह लेलिन की ओर बढ़ा। उसे मार डालो, चलो उसे मार डालें। इसके तुरंत बाद आसपास के प्रकाश मैगी ने अपने सबसे अच्छे मंत्रों का उत्पादन किया और रंगीन जादुई किरणें एक लहर की तरह लेलिन की ओर बढ़ीं। इस हमले के सामने काला कृंतक तुरंत पीछे हट गया, जबकि अन्य डाक मैगी बहुत पहले ही छिप गए थे। लेलिन उनका वरिष्ठ अधिकारी नहीं था और उनमें उन्हें आदेश देने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा एक अंधकार में जादूगर के रूप में जिसने लगातार अपराध किए थे, यदि कोई नेता भी उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देता तो वे उसकी अवज्ञा करते। महत्वपूर्ण समय पर वे अविश्वसनीय लोगों का एक समूह हैं। यह अच्छी बात है कि मुझे उनसे किसी सहायता की उम्मीद नहीं थी। लेलिन ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और ऊंची आवाज में कुछ शब्द बोले। तारांकन हुआ लाला। तारांकन उसके हाथों पर चमकीला लाल रंग लग गया। लाल रंग इतना गाढ़ा था कि ऐसा लग रहा था जैसे ताज़ा खून टपकने वाला हो। ये प्रकट हो गया है, वह जादू जिसने ब्लड रॉक को उसका नाम दिया क्रिम्सन पाम। कुछ अंधेरे जादूगर जो कुछ दूरी पर छिपे हुए थे, भय से चिल्लाने लगे। मरना, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक के साथ उसके दोनों हाथ निर्दयता से आगे की ओर खरोंच रहे थे। तारांकन धमाका। तारांकन, 2 रक्तलाल प्रेत पंजे उभरे और पवित्र भाले तथा जादू की लहर की ओर बढ़े। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन लाल पंजों की सतह पर बड़ी मात्रा में रक्त लाल लपटें आसमान की ओर उठीं, जिससे आकाश लगभग लाल हो गया। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन, ज्वलंत, तीखे प्रेत पंजे भाले पर प्रहार कर रहे थे और साथ ही मंत्रों का प्रहार भी हो रहा था, जिससे बहुत बड़ी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। विस्फोट के बाद काले मशरूम जैसे बादल बन गए और वे ऊपर उठ गए, झटके लगातार फैलते रहे और धरती की कुछ परतें उखड़ गईं। विंग विंग। तारांकन, भारी मात्रा में काला धुआं और राख उड़ी, जिससे विस्फोट स्थल पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। तारांकन कू। तारांकन, अचानक 2 काल्पनिक पंजे जो थोड़े क्षतिग्रस्त लग रहे थे, धुएं की परत को चीरते हुए विस्फोट क्षेत्र से बाहर निकल आए। विशाल लाल पंजों ने आकाश में देवदूत को जकड़ लिया।
रोशनी बड़ी मात्रा में स्वच्छ पवित्र प्रकाश क्रिस्टल जैसे कवच में परिवर्तित हो गया, जो स्वतः ही महिला जादूगर को सुसज्जित कर दिया। अब उसने क्रिस्टल कवच और बड़े सफेद पंखों की एक जोड़ी पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध की एक प्राचीन देवी पृथ्वी पर उतर आए हो। इसके विपरीत बड़े लाल पंजे नरक की गहराइयों से आए किसी राक्षसी देवता के हाथों की तरह लग रहे थे, जो निर्दयतापूर्वक युद्ध देवी की ओर झपट रहे थे। काचा तारांकन बड़े बड़े लाल पंजे कवच से टकराए, जिससे किसी चीज के टूटने जैसी आवाजें निकलीं। वहां उपस्थित अनेक जादूगरों की अविश्वास भरी निगाहों के सामने ठोस क्रिस्टल कवच, जो स्वर्ग से आया हुआ प्रतीत होता था, लाल पंजों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। वे तितली की तरह फड़फड़ाने लगे, फिर वे प्रकाश के छोटे छोटे धब्बों में बदल गए और हवा में गायब हो गए। जिसके बाद लाल पंजों ने बेरहमी से मादा मैगस को पकड़ लिया। उसकी पीठ के पीछे के पंख बलपूर्वक उखाड़ दिए गए थे, जहां शुद्ध सफेद पंखों के टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे, जैसे कि बर्फबारी हो रही हो। विशाल लाल पंजों ने तुरंत उसे जोर से जकड़ लिया। तारांकन एक तरबूज की तरह, जिसे इतनी कसकर पकड़ा गया हो कि वह फट जाए। मादा मैगस टुकड़ों में फट गई, खून लगातार बह रहा था। तरल पदार्थ को उसके विशाल पंजों द्वारा अवशोषित कर लिया गया, जिससे उसका स्वरूप और अधिक भयानक और दुष्ट हो गया। बीप क्रिम्सन पाम की शक्ति दूसरी बार सीमा तक पहुंच गई है। लेयरिंग प्रभाव प्राप्त हुआ। 1. क्रिम्सन लपटें। क्रिम्सन पाम से क्रिम्सन लपटों का उपयोग क्षेत्र प्रभाव हमले के रूप में किया जा सकता है। 2. ब्लड लीच। हर बार जब क्रिम्सन पाम का उपयोग किसी प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए किया जाता है, तो खपत की गई शक्ति प्रतिद्वंद्वी के रक्त को अवशोषित करने के बाद स्वचालित रूप से फिर से भर जाएगी। एआई चिप की आवाज लेलिन के कान में सुनाई दी। ओह, क्या इसका मतलब यह है कि जब भी मैं किसी को मारता हूं, तो क्रिम्सन पाम में स्वचालित रूप से अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने की क्षमता होती है और मैगस को ये काम स्वयं करने की आवश्यकता नहीं होती। लेलिन आश्चर्यचकित था। यह मंत्र उसे महान जादूगर सेरेहोम की विशालकाय सर्प की पुस्तक से प्राप्त हुआ था। ऐसा लग रहा था कि महान मैगस सेरेहोम वास्तव में मॉर्निंग स्टार मैगस के अपने पद के हकदार थे। एक यादृच्छिक रैंक एक मंत्र के भी इतने भयावह प्रभाव थे। मादा मैगस के रक्त को सोखने के बाद जो प्रेत लाल पंजे सुस्त पड़ने लगे थे और नष्ट होने लगे थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई शक्तिशाली पोषण मिल गया हो, और वे अचानक लाल प्रकाश के साथ फूट पड़े। जो लपटें पहले ही शांत हो चुकी थीं, वे पंजों पर प्रचंड रूप से जलने लगीं। तारांकन धमाका। तारांकन लाल पंजा नीचे दबाया। जमीन पर एक विशाल ताड़ का निशान दिखाई दिया, जिसके चारों ओर आग जल रही थी। विशाल पंजे ने फोर सीजन्स गार्डन के कुछ मैगी को थप्पड़ मारा, और लाल लपटों के कारण वे राख में बदल गए। एक बार, सिर्फ एक बार से लेलिन ने अनगिनत आधिकारिक मैगी को मार डाला था। यदि ऐसी युद्ध उपलब्धियों का प्रचार किया जाए तो उनका नाम पूरे दक्षिणी तट पर जाना जाएगा और यहां तक कि इतिहास में भी दर्ज हो जाएगा। खून रक्त दुष्ट वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। क्या वह पहले ही रैंक 2 मैगस तक आगे बढ़ चुका है? थाउजेंड मैडलिंग हैंड्स के डाक मैगी लेलिन के क्रूर प्रहार से चौंक गए और काफी देर तक अचंभित होकर चुप हो गए। श्वा तारांकन लेलिन के हमले को देखकर असंख्य प्रकाश मैगी ने अपना आत्मविश्वास पूरी तरह खो दिया। विभिन्न प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करते हुए वे हवा या विशाल पक्षियों तथा अन्य जानवरों में परिवर्तित हो गए तथा तेजी से उस क्षेत्र से चले गए। लेलिन वहीं खड़ा रहा, उसने पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। उसके लिए लाइट मैगी को मारना बेकार था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण था संसाधनों की चोरी करना। तारांकन धमाका। तारांकन फिर एक और बड़ा पंजा भेजा गया, जिसने मलबे से एक मार्ग खोज निकाला। लेलिन प्राचीन काल के सबसे खूंखार जानवर की तरह जंगली उत्पात मचाने लगा, और पियरे ने जो मार्ग लिया था उसकी स्मृति के आधार पर उसने रास्ते में पड़ने वाले सभी जाल और जादू संरचनाओं को नष्ट कर दिया। कुछ ही क्षण में वह सामने स्थित विशाल संसाधन गोदाम के सामने आ गया। उसकी प्रचंड लपटों के कारण विशाल धातु का दरवाजा पिघलकर तरल पदार्थ में बदल गया, जो जमीन पर स्वतंत्र रूप से बहने लगा। अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे बांधकर वह बेधड़क बड़े संसाधन गोदाम में चला गया। मेरे नाथ, आपके बाद। लेलिन का पीछा करने वाले डाक मैगी ने खजाने के इतने बड़े कमरे के सामने भी आलसी होने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उन्होंने सम्मानपूर्वक उसे युद्ध की लूट का माल पहले देखने की अनुमति दे दी।